चलो पहला ऑब्जेक्टिव भाई आपकी स्क्रीन पर है। इसमें कह रहा है, पहले आप क्वेश्चन को पढ़ो बेटा। वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच में प्रकाश की चाल होगी। और सभी बच्चे याद रखना बेटा, न्यूमेरिकल्स भी ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। जिन बच्चों को नहीं पता है वो ध्यान से सुन ले भाई, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन न्यूमेरिकल भी बन सकता है। अब देखो हमें इसको करना कैसे है। तो वायु में प्रकाश की चाल, ये क्या दे रखा है, c कितना है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अपवर्तनांक n आपको कितना दे रखा है, 1.5। तो v बराबर आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा c/n, उम्मीद करता हूं पढ़ा होगा। तो भाई c कितना है, 3 × 10⁸, n कितना है 1.5, पॉइंट हटाओगे 0 बढ़ जाएगा और 15 दूनी 30। तो हमारा आंसर कितना आया बच्चों, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। बताइए भाई सभी का आंसर यही आ रहा है। हमारा जो आंसर आया बेटा वो आ रहा है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और उम्मीद करता हूं सभी बच्चों का आंसर यही आया होगा। आगे भाई चलिए नेक्स्ट है आपका, पढ़ लीजिए पहले क्या कह रहा है। वायु के सापेक्ष जल और कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 एवं 5/3 है। तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, इसको क्या लिखेंगे भाई, ANW। कितना दे रखा है बच्चों, 4/3। और वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ANG कितना दे रखा है, 5/3। तो हमसे कह रहा है कांच का जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, मतलब WNG आपको निकालना है। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों, WNG बराबर ANG बटे ANW। अब ANG आपके पास कितना है, 5/3 और ANW हमारे पास कितना है, 4/3। 3 से 3 कैंसिल, तो हमारा आंसर कितना आ रहा है बच्चों, 5/4। सभी कमेंट करें भाई, आप सभी का आंसर 5/4 आया या फिर नहीं आया। 5/4 ज्यादातर बच्चों का आंसर आ गया है। चलो अच्छी बात है बेटा, ऐसी मेहनत करते रहो, ठीक है। और वीडियो को लाइक शेयर कर दो। बहुत कम बच्चे लाइव में भाई आज के सेशन में, क्या बात है। ये महातांडव क्लास अगर पसंद नहीं आ रही तो भाई कल से बंद कर देंगे हम, ठीक है। कल से फिर आपको महातांडव क्लास नहीं मिलेंगी, वही छोटी छोटी क्लासेस हम लोग कल से प्रोवाइड करेंगे अब, ठीक है। जिसमें किसी में 2 ऑब्जेक्टिव मतलब 2 डेरिवेशन करा दिए, किसी में 20-25 न्यूमेरिकल्स करा दिए, तो कल से आपको वही देखने को मिलेगा बच्चा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है भाई। जब एक वर्णीय प्रकाश निर्वात से किसी पारदर्शी पदार्थिक माध्यम में जाता है, कहां से जा रहा है, वैक्यूम या फिर निर्वात से किसी पारदर्शी पदार्थिक, जल हो सकता है, कांच हो सकता है, ठीक है भाई, इनमें जा रहा है, अथवा इसका उल्टा हो, तो प्रकाश पुंज का कौन सा अभिलाक्षणिक अपरिवर्तित रहता है। तो किस में चेंज नहीं होगा भाई, वेग बदल जाएगा, आयाम भी बदल जाएगा, तरंगदैर्घ्य भी बदल जाएगी, लेकिन फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति पर कोई भी असर नहीं पड़ता। चाहे प्रकाश निर्वात से कांच या जल में जाए या कांच या जल से निर्वात में आए, तो क्या नहीं बदलेगा बच्चों, आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। इस चीज को सभी बच्चे याद रखना भाई, आवृत्ति पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब बेटा इतने बढ़िया सेशन में देखो इतने बच्चे लाइव हैं, तो कहां से मन करता बताओ, 150 बच्चे ओनली। ऐसे सेशन में तो कम से कम नहीं तो भाई 300 400 500 600 बच्चे लाइव होने चाहिए, और टाइम भी उतना ही बचा है पेपर के लिए। ओके चलिए क्लियर यहां तक सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा एक छोटा सा प्यारा सा न्यूमेरिकल है। 600 नैनोमीटर का एक वर्णीय प्रकाश निर्वात में 1.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रवेश करता है, तो माध्यम में इसका जो तरंगदैर्घ्य है वो कितना होगा। ये जो 600 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य है ये निर्वात में है। अब ये जो प्रकाश है ये कहां पर प्रवेश कर रहा है, 1.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम में। तो इस माध्यम में इसकी जो तरंगदैर्घ्य है वो क्या होगी। तो फॉर्मूला याद रखना भाई, लैम्डा डैश बराबर लैम्डा अपॉन एन।
ठीक है बच्चों, फॉर्मूला हमारा क्या रहेगा यहां पर, लैम्डा डैश बराबर लैम्डा अपॉन एन। अब यहां पर लैम्डा क्या है, वायु अथवा निर्वात में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, एन क्या है, जिस मीडियम की, जिस माध्यम की वो बात करेगा उसका अपवर्तनांक है। ठीक है भाई, अब लैम्डा हमारे पास कितना है आप देखोगे तो 600 है, और स्मॉल एन हमको कितना दे रखा है 1.5, पॉइंट हटाओगे 10 बढ़ जाएगा भाई, 15 चौके 60, 40 बार कटेगा भाई सीधा सीधा, 40 का 10 में मल्टीपल करोगे तो 400 नैनोमीटर हमारा आंसर आ गया। ठीक है भाई, तो इसका मतलब हमारा ए ऑप्शन इसमें एकदम सही है। ओके बच्चों, इन सारे क्वेश्चंस को बेटा तैयार कर लेना, जितने भी मैं आपको करा रहा हूं। अगर ये तैयार नहीं करोगे तो पेपर में आप उम्मीद मत लगाना कि आप 90+ फोड़ के आओगे भाई। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट है आपका, ये भी उसी टाइप का है जो अभी मैंने आपको जस्ट कराया है। निर्वात में किसी प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 6400 एंगस्ट्रॉम है, ये क्या है, लैम्डा। जल में उसकी तरंग दैर्घ्य होगी और जल का अपवर्तनांक आपको ये दे रखा है, तो लैम्डा W बराबर लैम्डा अपॉन एन हो जाएगा। लैम्डा हमको कितना दे रखा है 6400, और एन हम यहां पर कितना लगाएंगे बच्चों, 4/3, 3 आपका ऊपर पहुंच जाएगा, 4 से आप इसको काटोगे, 4 एकम 4, 4 छिंके 24, 1600 गुणा 3। अब देखो 1600 इंटू 3, 16 तिया 4800 एंगस्ट्रॉम, सीधा सीधा हमारा आंसर आ रहा है। इसका मतलब बच्चों सी ऑप्शन हमारा एकदम सही है। बताइए सारे क्वेश्चन बेटा समझ में आ रहे हैं ना, इनकी तैयारी सभी बच्चे जरूर कर लेना, इनको स्किप करके मत जाना। आज पूरी ऑप्टिक्स, पूरी मॉडर्न फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव, न्यूमेरिकल्स, डेरिवेशन, शॉर्ट क्वेश्चन सब कुछ होने वाला है। ठीक है भाई, चलिए यहां तक सारी चीजें बेटा समझ में आ रही है, कोई दिक्कत परेशानी प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसको बताइए इसमें क्या कह रहा है, एक वर्णीय प्रकाश निर्वात से 1.5 अपवर्तनांक के एक माध्यम द्वारा अपरिवर्तित होता है, तो अपरिवर्तित प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य है वो क्या होगी भाई, समान होगी, बड़ी होगी, छोटी होगी, या अपरिवर्तित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करेगी। तो देखो अभी मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था, लैम्डा डैश बराबर लैम्डा अपॉन एन। हमें यहां पर लैम्डा डैश निकालना है। लैम्डा डैश क्या है, उस अपरिवर्तित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य है। लैम्डा आपको यहां पर दे नहीं रखा, बट एन आपको कितना दे रखा है 1.5। अब देखो लैम्डा का वैल्यू कुछ भी हो, लैम्डा का मान के चलिए भाई 100 है फॉर एग्जांपल, तो जब आप लैम्डा डैश यहां से निकालोगे तो 100 को 1.5 से डिवाइड करोगे तो भाई जो वैल्यू आएगी लैम्डा डैश की, इस लैम्डा से ज्यादा आएगी या कम आएगी, मान के चलिए भाई 100 से तो कम आएगी। पॉइंट हटाओगे 0 बढ़ गया, 5 से काट दीजिए, 5 तिया 15, सॉरी 5 तिया 15, अब इसको काटिए, 5 दूनी 10, 200 बार कटेगा भाई। 3 से आप इसको काटोगे तो 3 छिंके 18, मतलब 60 कुछ आने वाला, लगभग मैं बता रहा हूं। अब लैम्डा कितना था आपके पास 100, और लैम्डा डैश आपके पास लगभग कितना आया 60। अब मैं आपसे पूछूं इन दोनों में कौन बड़ा है, तो आप कहोगे सर ये बड़ा है, तो इसका मतलब है अपरिवर्तित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य छोटी हो जाएगी भाई। ठीक है, अभी पिछले आप 2 न्यूमेरिकल्स देख लीजिए, 2 ऑब्जेक्टिव देख लीजिए, वहां पर मैंने यही चीज आपको बताई है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो सभी को पता होगा भाई इसका आंसर। यदि सघन माध्यम में आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर हो तो अपवर्तन कोण का मान कितना होगा। अगर आपने क्रिटिकल एंगल या क्रांतिक कोण पढ़ा है तो वो सभी बच्चे इसका आसानी से जवाब दे सकते हैं। n बराबर क्या होता है 1/sin c, पढ़े हो भाई, जल्दी से बताओ। यदि सघन माध्यम में आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर हो तो अपवर्तन कोण का मान कितना होगा। सभी जल्दी से कमेंट करके बताएं भाई, जिनको भी पता है। 90 डिग्री रंजू, 90 डिग्री 90 डिग्री। चलिए इसका मतलब आप लोग थोड़ी बहुत तैयारी कर रहे हो, चलो अच्छी बात है। तो मैंने आपसे बोला था भाई कि क्रांतिक कोण सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण है जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण कितना होता है बच्चों 90 डिग्री होता है, पढ़ा चुके हैं। तो इसका मतलब इसका आंसर हमारा क्या है 90 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है भाई,
इसमें कह रहा है यदि विरल तथा सघन माध्यम में प्रकाश की चालें क्रमशः v1 तथा v2 हो तथा सघन माध्यम में क्रांति कोण कुछ दे रखा, कभी नहीं दे रखा, सी हो, तो यहां पर कौन सा ऑप्शन आपका सही है? कोई बच्चा कमेंट करेगा भाई, जिनको पता है, जो थोड़ा बहुत पढ़े हैं भाई जल्दी से कमेंट कर दो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, जल्दी से कमेंट करो, देरी मत करो। चलिए इट्स गरिमा सिंह भाई, कोई मॉडरेटर इनको ऐसे टाइम आउट ना करो भाई, जल्दी से बताओ बच्चों इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। सॉल्व करो, मुझे आंसर कमेंट करो। पता है तो कर दो, नहीं तो कोई बात नहीं है भाई। ठीक है, पता है, नहीं पता, चलिए हम बता दें तो चलो हम बता देते भाई। देखो एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, n2 अपॉन n1 बराबर v1 अपॉन v2। n बराबर क्या होता है 1 अपॉन साइन सी बराबर 1 अपॉन साइन सी। बस ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है। ठीक है भाई, इसको आप गोली मारिए, इससे आपको कोई भी मतलब नहीं है क्योंकि n बराबर 1 अपॉन साइन सी आपने पढ़ रखा है। ठीक है, अब यहां पर क्या है v1 अपॉन v2 बराबर 1 अपॉन साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा होता है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा कोसेक सी। इसके नीचे 1 मानो, क्रॉस मल्टीपल कर दो तो v1 बराबर क्या आएगा v2 कोसेक सी। ये हमारा सही आंसर है, v1 बराबर v2 कोसेक सी। ठीक है, देख लो भाई, ज्यादा टिपिकल तो नहीं लग रहा किसी भी बच्चे को। चलिए कोई नहीं भाई, अब नहीं करेगा कोई टाइम आउट इनको। ठीक है, चलो यहां तक क्लियर है सबको। देख लो भाई, इन क्वेश्चंस को बेटा तैयार आपको जरूर करना है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन पर है, इसको पढ़िए। पहले क्या कह रहा है, यदि किसी माध्यम से निर्वात में संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांति कोण 30 डिग्री हो तो माध्यम में प्रकाश का वेग कितना होगा। 30 डिग्री आपको क्या दे रखा है बच्चों, 30 डिग्री यहां पर क्या है आपका क्रिटिकल एंगल या क्रांति कोण। और आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा n बराबर 1 अपॉन साइन सी। 1 अपॉन साइन सी की जगह कितना लगाओगे 30 डिग्री, और साइन 30 का मान कितना होता है बच्चों 1/2, 1 अपॉन 1/2। ये 2 आपका ऊपर चला जाएगा तो n बराबर हमारा 2 निकल के आ गया। ठीक है, अपवर्तनांक हमारे पास निकल के आ चुका है। अब देखो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा v बराबर c अपॉन n। वायु अथवा निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है 3 गुणा 10 की पावर 8। n कितना दे रखा है आपको 2 से 3 को डिवाइड करोगे तो 1.5 इंटू 10 दी पावर 8 मीटर पर सेकंड हमारा आंसर आ गया भाई। ठीक है, ये सारे के सारे बेटा क्वेश्चन आए हुए हैं, इस चीज को सभी बच्चे याद रखना। तो ये सारे क्वेश्चन सबको आए ना, आपको घोल के पी जाना है। क्या करना भाई, सारे क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है, कोई भी क्वेश्चन स्किप करके नहीं जाना है। चलिए नेक्स्ट, ये भी प्यारा सा अच्छा सा क्वेश्चन है। यदि सघन माध्यम में क्रांति कोण व्यक्त होता है, क्रांति कोण हमें ये दे रखा है IC बराबर tan इनवर्स 5/7, सघन माध्यम का अपवर्तनांक विरल माध्यम के सापेक्ष कितना होगा, मतलब n हमको निकालना है। देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना बच्चों, ज्यादा टिपिकल नहीं, बहुत आसान है, बस आप समझने की कोशिश करोगे तो आपको बहुत ईजी लगेगा, और समझने का प्रयास नहीं करोगे तो फिर आपको टिपिकल लग सकता है भाई। चलो, ये आपको IC या C दे रखा है, मैं इसको IC बराबर tan इनवर्स 5 या 5/7, या 10 को आप इधर ले आओ, tan IC बराबर 5/7। tan थीटा बराबर क्या होता है लाल बटे कक्का, तो ये हमको क्या दे रखा है लंब बटे आधार। L आपके पास यहां पर 5 है और A आपके पास यहां पर 7 है। यहां से आप कर्ड निकालिए, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है भाई आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर अंडर रूट के अंदर आधार आपके पास कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर प्लस लंब कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर। अब देखो 7 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 49, और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, अंडर रूट 74। ये आपने जो निकाला भाई वो क्या है कर्ड निकल के आया, आपका के निकल के आ रहा है। अब देखो आप लोगों ने जो फॉर्मूला पढ़ा है वो क्या पढ़ा है n बराबर 1/sin c, यहां पर आप क्या लिखोगे sin IC। अब मैं यहां से आपके पास आधार लंब कर्ड सब कुछ है, साइन थीटा बराबर आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, साइन थीटा बराबर क्या होता है लाल बट्टे कक्का, मतलब लंब बट्टे कर्ड। लंब आपके पास कितना है यहां पर
लंब कितना भाई 5, और कट आपके पास कितना है √74। ठीक, ये वैल्यू मैं यहां पर साइन IC की जगह पर लगा दूंगा, तो 1/5/√74 ये आपका ऊपर आ जाएगा, तो √74/5 ये हमारा आंसर होगा। तो इसका मतलब सी ऑप्शन हमारा एकदम सही है। देखो कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चंस को बेटा तैयार करो, बिकॉज अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप आसानी से पेपर में जवाब देके आ सकते हो। ठीक है भाई, क्लियर यहां तक सभी को? आज एप्लीकेशन दिक्कत कर रहा है या YT दिक्कत कर रहा है भाई, पता नहीं है। चलिए जल्दी से कमेंट करें सभी बच्चे, यहां तक सारी चीजें समझ में आ रही हैं? किसी को कोई दिक्कत, प्रॉब्लम, समस्या यहां तक? और जो बच्चे नए हैं बेटा चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्क्रीन पर आ चुका है, इसी टाइप का है भाई, मैं आपको SW दे रहा हूं ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, यहां पर वही tan थीटा आपको दे रखा है, कितना 3/4, यहां से आप कट निकालोगे। ठीक है, फिर आप sin थीटा निकालोगे और फिर n बराबर 1/sin थीटा कर दोगे, तो आपका n का मान निकल के आ जाएगा। कर लोगे सभी बच्चे से? जल्दी से कमेंट करें भाई, स्क्रीन पर जो क्वेश्चन है कर लोगे ना सभी? जल्दी से बता भाई, स्क्रीन पर जो क्वेश्चन है बेटा कर लोगे? चलिए सभी बच्चे कर सकते हैं हमारे, कुछ को अगर दिक्कत हो तो बता दो भाई। अभी वैसे हमने ऐसा ही क्वेश्चन डिस्कस किया है। और जो बच्चे भाई लाइक और शेयर नहीं किए हैं, जल्दी से लाइक शेयर कर दो, कंजूसी ना करो भाई, नहीं तो बेटा कल से वही 30 मिनट वाली क्लास हम स्टार्ट कर देंगे। इतना मेहनत आपके लिए करने से कोई फायदा नहीं है। जब आप लाइव आने में कंजूसी कर सकते हो तो भाई हो जाएगा ना सबसे। चलिए नेक्स्ट, ये कह रहा है जो ऑप्टिकल फाइबर होता है, प्रकाशिक तंतु होता है, निम्न में से किस प्रकाश के किस गुण का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है? शायद कुछ बच्चों को पता होगा। ठीक है भाई, थोड़ा सा पढ़ रखे हो तो पता होगा। यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा सा अधिक किया जाए तो क्या होता है? जितना भी हम प्रकाश आपतित करेंगे वो दोबारा से वापस उसी माध्यम में लौट आता है, और इस घटना को हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ठीक है बच्चों, याद रखना, भूलना मत। अगर पेपर में आएगा तो आप आसानी से इसको करके आ सकते हो भाई। नेक्स्ट, एक प्रकाशिक तंतु में तंतु के ऊपर लेप की गई जो तह है उसका जो अपवर्तनांक होता है वो तंतु के पदार्थ से कैसा होता है भाई? कम होता है। ये भी तैयार कर लेना, कभी कभी पेपर में ये भी पूछा जा सकता है भाई। चलिए, तो जैसा आप सभी को पता है कि मैंने आपको जो रे ऑप्टिक्स बताए थे उसके 5 पार्ट बताए थे भाई, पता है ना? प्रकाश का गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन लेंस था, प्रकाश का परावर्तन गोलीय दर्पण था, प्रिज्म था, मानव नेत्र दृष्टि दोष था, और एक प्रकाशिक यंत्र था। पता है सबको? नहीं पता? गलत बात है बेटा, पढ़ाई नहीं कर रहे हो इसका मतलब ये है। चलिए इस सवाल को देखो क्या कह रहा है। एक समतल उत्तल लेंस में उत्तल पृष्ठ की जो वक्रता त्रिज्या है वो आपके पास है 10 सेंटीमीटर, लेंस की फोकस दूरी आपके पास 30 सेंटीमीटर है, तो लेंस के पदार्थ का जो अपवर्तनांक है वो कितना होगा भाई? लेंस मेकर का सूत्र हमारे सभी बच्चे पढ़े होंगे, उम्मीद करता हूं गलती से आपने पढ़ रखा होगा। क्या पढ़ा है बेटा आप लोगों ने? 1/f बराबर n-1 1/r1 माइनस 1/r2 पढ़े हो। लेंस कैसा है हमारा? समतल उत्तल लेंस, समतल उत्तल लेंस। याद रखोगे भाई, समतल उत्तल लेंस है तो R1 इन्फिनिटी यूज करोगे, R2 आपको -10 यूज करना है। हिंट दे दे रहा हूं, R2 कितना यूज करोगे? -10, R1 इन्फिनिटी हो गया, इधर वाली वैल्यू 0 हो गई। ठीक है भाई, F आपको दे रखा है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, मैं यहां पर लगा दे रहा हूं 1/30 बराबर n-1 1/∞ माइनस प्लस 1/10। अब बताओ क्या आप इसकी कैलकुलेशन नहीं कर सकते हो? सभी बच्चे कमेंट करो, सामने स्क्रीन पर जो क्वेश्चन है क्या आप इसकी कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे भाई? सब कुछ आपके सामने है, n आपको निकालना है, ये 0 हो गया। अब कमेंट कर दो सभी, कर लोगे भाई या नहीं कर पाओगे? जल्दी से
कर लोगे भाई सभी? बेटा आज ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम पूरी ऑप्टिक्स, पूरी मॉडर्न फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे भाई, यूपी, बिहार, एमपी सभी हिंदी बोर्ड्स के लिए। इसके बाद हमारी न्यूमेरिकल्स की क्लास है, इसी में रहेगी भाई। इसके बाद डेरिवेशन, शॉर्ट क्वेश्चन, भाई इतना कुछ आपके लिए प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो बच्चे बेटा ये सोच रहे हैं कि इससे बढ़िया कंटेंट मिलेगा कहीं, भटक लो, जगह जगह लौट कर इधर ही आओगे, ठीक है? तो 4 जगह मत भटको, एक ही जगह पर आपको बेस्ट कंटेंट मिल रहा है तो वहीं से पढ़ते रहो। मैं ये नहीं बोलूंगा कि भाई आप मेरे चैनल से पढ़ो, जहां पर भी आपको बेस्ट लगता है, ठीक है भाई? क्लियर है यहां तक सभी को बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट है आपका कांच n बराबर है 1.5 के एक समतल उत्तल लेंस की फोकस दूरी f है। इसकी वक्र पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या r कितनी होगी? इसके वक्र पृष्ठ की जो वक्रता त्रिज्या है उसका मान हमसे पूछा है। फोकस दूरी आपको f दे रखी है, तो आपने f बराबर r/2 पढ़ा होगा भाई, पढ़ रखा है या नहीं पढ़ रखा भाई? अगर हम ये मान के चलिए कोई गोलीय लेंस है, ठीक है, ये है इसका केंद्र, सेंटर। अब यहां पर कह रहा है इसकी वक्रता त्रिज्या कैपिटल R हमको फाइंड आउट करनी है और इसकी जो फोकस दूरी है वो कितनी है? f है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? जल्दी से बताओ भाई आप लोग, आपसे पूछ रहा हूं इनमें से कौन सा। आप ये मत देखो कि सर आपने ये बता रखा है, आप लोग कमेंट करो आपके अकॉर्डिंग कौन सा सही है भाई, फिर मैं आपको बताऊंगा कौन सा सही और क्यों सही है। जल्दी से कमेंट करें सभी बच्चे भाई। सामने स्क्रीन पर जो क्वेश्चन है इसका आंसर कमेंट करें सभी बच्चे, क्या सही है? जल्दी से, और टाइम वेस्ट नहीं करने का, ओके? समतल उत्तल लेंस है, याद रखना भाई, एक हिस्सा इसका समतल का है। किसका है? समतल का है। समतल उत्तल लेंस जानते हो ना, कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है? अब f आपको दे रखी है और आपने अगर रिलेशन पढ़ रखा है तो आपको पता होगा कि भाई इसमें करना क्या होता है। हमें इस वक्र पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या ये निकालनी है, 1/f बराबर n-1 1/r1, समतल है, इन्फिनेटिव हो गया, ठीक है भाई? 1 ये तो इन्फिनेटिव हो गया और माइनस माइनस प्लस, क्योंकि हमको ये फाइंड आउट करना है। n आपको दे रखा 1.5 -1 इंटू 1/r, ये 1/f है, 0.5 बचेगा इंटू 1/r और ये क्या आपका 1/f। क्रॉस मल्टीपल मार दीजिए आप, तो r बराबर f इंटू 0.5, पॉइंट हटाओगे नीचे आपका 10 बढ़ जाएगा, 5 से आप 10 को काटो 2 बार, तो r हमारा कितना आ रहा है? f/2। बताइए सभी का यही आया? मैं इसलिए कह रहा था चीटिंग मत करना, ठीक है भाई? सबका कितना आ रहा है जल्दी से बताओ भाई। हमारा जो आ रहा है f/2 आ रहा है, कैपिटल R का मान। सभी बच्चों का यही आया? जल्दी से बताओ। देखो विद लॉजिक पढ़ो, रटो मत बेटा, रटोगे काम नहीं चलेगा। जैसे मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं, रटने से अब काम नहीं चलने वाला, ओके? और जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। खुशी फालतू जड मत करो, FF टाइगर बेटा, खुशी पढ़ लो थोड़ा सा, ओके? चलिए नेक्स्ट। अब यहां पर देख लीजिए लेंस कैसा है भाई, एक उभयोत्तल लेंस है, मतलब जिसके दोनों सिरे उभरे हुए हैं, ये उभयोत्तल लेंस होता है कि दोनों वक्रता त्रिज्याएं ये और ये, मतलब R1 बराबर 20 सेंटीमीटर और जो R2 है वो हमारा नेगेटिव रहेगा, तो -20 सेंटीमीटर है, तथा लेंस के कांच का अपवर्तनांक n कितना है बच्चों? 1.5। फोकस दूरी हमको निकालनी है और लेंस मेकर का सूत्र हमारे सभी बच्चों के रग रग में समा चुका है भाई। क्या है फॉर्मूला? 1/f बराबर n-1 1/r1 -1/r2, ठीक है बच्चों? ये हमारे पास फॉर्मूला है, हमें केवल वैल्यूज को लगाना है जो हमको यहां पर दे रखी हैं। अब n आपको कितना दे रखा है भाई? 1.5 -1, R1 कितना है? 20, माइनस माइनस प्लस हो गया 1/20। तो क्या आप अब इस कैलकुलेशन को नहीं कर सकते हो? देखो जो बच्चे ये बोल रहे हैं सर पूरा करा दो बेटा, उनसे एक ही चीज बोलूंगा, मुझे कराने में कोई परेशानी नहीं है, ना ही कोई हर्ज है। जितना आप खुद से करोगे बेटा आपके लिए उतना ही ज्यादा फायदा होने वाला है। मैं तो सब कुछ करा दूंगा, ये आप लोगों को भी पता है, लेकिन आप खुद से क्या करोगे ये बताओ भाई। सेल्फ भी तो कुछ करोगे घर पर बैठकर,
या पेपर देने घर से ही चले जाओगे, भाई मैं नहीं जा रहा कॉलेज, कॉलेज में जाके क्या करना, मैं तो घर बैठ के पेपर दूंगा, ऐसा तो नहीं होएगा ना। चलिए भाई, दिनेश सर की बिटिया संगीता, नहीं 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 मेरी बिटिया नहीं हो, हाँ संगीता वर्मा, तुम संगीता वर्मा ही रहो, अच्छी हो, ठीक है। चलिए नोट कर लो भाई, दिनेश सर की स्टूडेंट लिख लो, दैट्स बेटर, अच्छा लगेगा मुझे, ठीक है, नॉट बिटिया। चलिए भाई, इस सवाल को देखिए बच्चों, इसने क्या बोला है, संपर्क में रखे उत्तल एवं अवतल लेंस की फोकस दूरी क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर है, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी। देखो जो उत्तल लेंस है बच्चों, उसकी फोकस दूरी पॉजिटिव होगी, तो f1 बराबर 12 सेंटीमीटर, और जो f2 है अवतल लेंस है, तो इसकी फोकस दूरी हमारी नेगेटिव रहेगी। और संयुक्त लेंस की फोकस दूरी की मैंने आपको एक डेरिवेशन पढ़ाया है, 1/F बराबर 1/F1 प्लस 1/F2। अब F1 आपको कितना दे रखा 12, तो 1/12 प्लस माइनस माइनस रहेगा 1/18, एलसीएम कितना आएगा बच्चों यहाँ पर 36, तो 12 से 36 को डिवाइड करो 3 टाइम्स, 18 से 36 को करोगे 2 टाइम्स, तो 3 में से 2 गया, कितना आया 1/36। तो जो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी होगी बच्चों, वो हमारी 36 सेंटीमीटर निकल के आ रही है। क्या हमारा आंसर सही है भाई? जल्दी से कमेंट करें, हमारा जो आंसर आ रहा है वो 36 सेंटीमीटर निकल के आ रहा है। और जिन बच्चों ने भाई ऑप्टिक्स या मॉडर्न फिजिक्स नहीं पढ़ी है बेटा, आपकी हालत बहुत ज्यादा गंभीर है। देखो पार्ट 1 तो हर कोई पढ़ा देता है और हर कोई पढ़ लेता है, ठीक है भाई, पार्ट 1 तो हर कोई पढ़ा देगा और हर कोई पढ़ भी लेगा। जो दिक्कत आती है वो पार्ट 2 में आती है, इसको ज्यादातर बच्चे इग्नोर कर देते हैं और इसी में मात खा जाते हैं, फिर कहते हैं सर हमारे नंबर कम आए थे। अब भी देख रहे हो, आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, इसलिए फ्री की चीज की कहते हैं कोई कदर नहीं करता। वही बात है भाई, आपके ऊपर एकदम सार्वभौमिक सत्य होता है ना, वो एकदम परफेक्ट साबित होती है आपके ऊपर भाई। चलिए सभी का आंसर ये आया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, संपर्क में रखे 2 पतले लेंसों की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर तथा -40 सेंटीमीटर है, इसकी संयोजन की क्षमता हमें डायोप्टर में ज्ञात करनी है, कितनी होगी। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी निकालोगे। क्या करोगे बच्चों, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी यहां से फाइंड आउट करोगे। f1 आपको कितना दे रखा है 25 सेंटीमीटर, और f2 आपको कितना दे रखा है -40 सेंटीमीटर। तो यहां से आप कैपिटल F निकालिए, जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, 1/F बराबर 1/F1 प्लस 1/F2। F1 हमारे पास कितना है 25, तो 1/25, यहां प्लस है यहां माइनस है, तो -1/40। अब देखो 40 और 25 का जो एलसीएम है, आई थिंक सभी को पता होगा 200 आएगा। 25 से इसको डिवाइड करोगे 8 बार, 8 का 1 में मल्टीपल करोगे 80 आएगा भाई। 4 से इसको डिवाइड कर दिए, मतलब 40 से कर दीजिए 5 बार, ठीक है। तो 8 में से 5 गया, कितना आया बेटा 3/200। ये क्या रहा है 1/F। तो कैपिटल F आपका कितना आएगा, इसका उल्टा कर दोगे 200/3 सेंटीमीटर। क्षमता अगर हमको निकालनी है तो P बराबर होता है 1/F, और F हमको किस में यूज करना भाई, मीटर में। ये तो पढ़ रखा सभी ने, पढ़ रखा ना भाई। चलिए तो करिए इसको आगे सॉल्व। 1/F कितना है 200/3 सेंटीमीटर में, मीटर में करोगे 10⁻⁻2। 3 आपका ऊपर आ जाएगा, 3 माइनस की 2 पावर है, 2 जीरो कम हो जाएंगे 2, तो P बराबर 3/2, या 2 से आप 3 को डिवाइड करोगे तो प्लस 1.5 डायोप्टर हमारा आंसर आ रहा है। और आप सभी का आंसर इतना ही आया भाई या कुछ अलग आ रहा है, जल्दी से कमेंट करके बताओ, जल्दी से बताओ भाई आप सभी का आंसर कितना आया। इतना ही आ रहा है बच्चों, कमेंट में कंजूसी नहीं भाई, जल्दी से बता दो अगर इतना ही आ रहा है तो। क्या दिक्कत हो रही है भाई आज, यूट्यूब में भाई दिक्कत चल रहा है क्या आज, पता नहीं, लग तो रहा है भाई कि थोड़ा दिक्कत चल रहा है। चलिए क्लियर है यहां तक सभी को? चलो तो नोट कर लो भाई इसको जल्दी से। 1.5 डायोप्टर हमारा आंसर आ रहा है और सभी का यही आंसर आया होगा। नेक्स्ट,
दो लेंस जिनकी शक्तियां मतलब जिनकी क्षमता कितनी दे रखी है भाई, 4 डायोप्टर और -2 डायोप्टर हैं, संपर्क में रखे हैं। संयुक्त लेंस की शक्ति या संयुक्त लेंस की क्षमता कितनी होगी, ये हमसे पूछा गया है। कितने बच्चे भाई इसको कर सकते हैं? P आपको कितना दे रखा है बच्चों, या P1 4 डायोप्टर, अब देखो प्लस नहीं लिखा है, इसका मतलब प्लस में है, और P2 कितना दे रखा है, -2 डायोप्टर। संयुक्त लेंस की क्षमता निकालनी है तो P बराबर P1 प्लस P2 होता है। P1 हमारे पास कितना है, 4 प्लस माइनस माइनस रहेगा तो कितना आ गया, +2 डायोप्टर। संयुक्त लेंस की जो क्षमता है वो 2 डायोप्टर निकल के आ रही है। सभी का यही आया बच्चों। देखो विद रीजन हमको सारी चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको विद रीजन सारी चीजें पता है तो बेटा आप पेपर में ना 90+ पक्का लेके आओगे, और आप केवल रट्टा मार के जा रहे हो तो फिर उम्मीद मत लगाना कि आप 90+ की कैटेगरी में भी आओगे भाई, ठीक है। चलिए आगे सभी का आंसर, हाँ +2 डायोप्टर जिनका भी आ रहा है एकदम सही आ रहा है भाई। चलिए नेक्स्ट देखिए इसमें क्या कह रहा है, दो लेंस जिनकी क्षमताएं 5 डायोप्टर तथा -3 डायोप्टर हैं, संपर्क में रखे हैं, उनकी संयुक्त फोकस दूरी हमको यहां पर ज्ञात करनी है। संयुक्त फोकस दूरी कितनी होगी ये हमें फाइंड आउट करना है। तो P1 हमको कितना दे रखा है बच्चों, +5 डायोप्टर, और P2 हमें कितना दे रखा है, -3 डायोप्टर। संयुक्त लेंस की क्षमता निकालोगे तो P बराबर P1 प्लस P2 हो जाएगा। P1 कितना है आपके पास, +5 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3, तो कितना आया ये, +2 डायोप्टर। क्या आपसे लेंस की क्षमता पूछ रहा था? नहीं, संयुक्त फोकस दूरी मतलब F हमको यहां पर बच्चों निकालना है। क्या निकालना है बेटा, F। तो देखो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, P बराबर 1/F। F आपको निकालना है तो F बराबर 1/P। 1/P कितना दे रखा आपको वहां पर देखिए, +2 डायोप्टर। ये वैल्यू हमारी मीटर में निकल के आएगी, और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100, तो 100/2, 2 से 100 को काट दोगे तो +50 सेंटीमीटर हमारा आंसर निकल के आ रहा है। इसका मतलब ए ऑप्शन हमारा एकदम सही है। तो यहां तक सारे क्वेश्चन अगर सभी को समझ आ रहे हैं, एक बार जल्दी से कमेंट कर दो कि सर हमको सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहे हैं भाई। आगे भाई 50 सेंटीमीटर फरहान से डबे श्रीवास्तव, ओके। चलिए सभी का आंसर आ रहा है। मास्टर अंचल यशवाल 11 बजे तक चलेगा। हाँ अंचल आपके ऊपर डिपेंड करेगा, बच्चों की संख्या देखकर लग नहीं रहा बेटा कि 11 या 12 बजे तक चलाएंगे, ठीक है। ओनली 170 बच्चे लाए, मैं बताऊं इतनी बेहतरीन क्लास में। एप्लीकेशन के बच्चे मैं ऐड नहीं कर रहा, 50-60 बच्चे वहां पर भी ऐड कर लो, 200 सवा 200 बच्चे यार, इतनी इंपॉर्टेंट क्लास में, नॉट गुड। चलिए कोई बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, इसको देखिए क्या कह रहा है, दो पतले लेंस संपर्क में हैं, एक लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। यदि इस संयोग की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर हो तो दूसरे लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी। तो भाई एक लेंस की फोकस दूरी f1 आपको कितना दे रखा बच्चों, 30 सेंटीमीटर, और संयोजन की जो फोकस दूरी है इसको आप कैपिटल F मानो, कितना है 15 सेंटीमीटर, और f2 हमको यहां पर फाइंड आउट करना है। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी की फॉर्मूला क्या है, 1/F बराबर 1/F1 प्लस 1/F2। तो 1 अब देखो आपको यहां पर निकालना क्या है, F2 निकालना है, इसको आप इधर भेज दीजिए। तो 1/F2 बराबर F1 जब इधर आएगा तो भाई नेगेटिव हो जाएगा, तो 1/F माइनस 1/F1। 1/F बच्चों कितना है 15, ठीक है, माइनस F1 कितना है 30। एलसीएम लोगे कितना आएगा यहां पर 30। 15 से 30 को डिवाइड करोगे 2, माइनस 30 से 30 को डिवाइड करोगे 1। 2 में से 1 गया 1/30, ये क्या आ रहा है 1/F2।
तो भाई F2 आपका कितना आ जाएगा बच्चों 30 सेंटीमीटर। आप सभी का यही आंसर आया है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए भाई। तो इसका हमारा डी ऑप्शन एकदम सही है। और देखो ये फ्री पीडीएफ केवल उन्हीं बच्चों को मिलेगी बेटा जो सेशन में लास्ट तक जुड़े रहेंगे, उन्हीं को मिलने वाला भाई, सबको नहीं मिलेगा, इस चीज को भी याद रखना। और जो बच्चा वीडियो को लाइक करेगा उनको मिलेगा। तो जो बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए बेटा जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर करने में कंजूसी बहुत करते हो। ओके चलिए कोई बात नहीं, फरहान सेठ भाई देख लेना, ठीक है ना, लाइफ में सब कुछ चलता है, सब कुछ करना भी चाहिए भाई। ओके चलिए यहां तक क्लियर है बच्चों। चलो नेक्स्ट, +3 डायोप्टर तथा -5D क्षमता के 2 पतले लेंस संपर्क में रखे हैं। इस संयोजन की फोकस दूरी, इसको कर लेना सभी बच्चे। ये आपको P1 दे रखा है, ये आपको P2 दे रखा है, तो P बराबर क्या करोगे P1 प्लस P2। और एक फॉर्मूला आपने पढ़ा भी P बराबर 1/f। f हमें किस में यूज करना है, मीटर में, ठीक है। तो जो आपका P निकल के आएगा यहां पर लगाना, f आपका निकल के आ जाएगा सेंटीमीटर में, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर ही लोगे, ठीक है भाई। चलिए ये प्रिज्म के कुछ क्वेश्चंस हैं भाई। एक समांगी पारदर्शी माध्यम में रखा कांच का प्रिज्म प्रकाश किरण को विचलित करेगा। कहां पर विचलित करता है सबको पता है भाई। अगर ये हमारे पास कोई प्रिज्म है, ठीक है, पढ़ रखा है प्रिज्म, अगर हम इस पर कोई श्वेत प्रकाश की किरण डालेंगे तो ये आधार की ओर ऐसे करके थोड़ा रोटेट कर देता है। जब प्रकाश की किरण प्रिज्म के अंदर प्रवेश करती है तो ये आधार की ओर मोड़ेगा। जब माध्यम का जो अपवर्तनांक है वो कांच से कैसा हो भाई, कम हो। ये जो मीडियम है इसका अपवर्तनांक इस कांच के मुकाबले कैसा होना चाहिए भाई, कम होना चाहिए, क्योंकि यहां पर प्रकाश की किरण वायु से कांच में जा रही है। ये वायु का मतलब क्या होता है बच्चों, विरल माध्यम। और प्रकाश की किरण कहां पर जा रही है, कांच में। कांच कैसा है हमारा, सघन माध्यम, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन हमारा एकदम सही हो जाएगा, आधार की ओर। चलिए नेक्स्ट, इसमें क्या कह रहा भाई, एक न्यूमेरिकल है, करिए सभी बच्चे। 60 डिग्री प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठ पर जब प्रकाश की किरण 50 डिग्री पर आपतित होती है तब किरण अल्पतम विचलित होती है। तो विचलन कोण का मान हमसे पूछा है कि भाई विचलन कोण का मान कितना होगा। 60 डिग्री प्रिज्म कोण दे रखा है A, 60 डिग्री, 50 डिग्री I दे रखा है आपतन कोण 50 डिग्री। विचलन कोण, अल्पतम विचलन कोण डेल्टा एम हमको निकालना है। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा I बराबर A प्लस डेल्टा एम अपॉन 2, पढ़ रखा है सभी ने। डेल्टा एम अगर आपको निकालना है तो डेल्टा एम बराबर 2I माइनस A, ये भी फॉर्मूला पढ़ा होगा। अगर प्रिज्म वाला चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा है तो बेटा ये भी पढ़ा होगा और ये भी पढ़ा होगा, ठीक है भाई। 2 × I बताइए जरा कितना दे रखा है आपको, 50 माइनस A कितना दे रखा आपको 60, तो 50 दूनी 100 माइनस 60 बराबर 40 या 40 डिग्री हमारा आंसर आ रहा है। आप सभी बच्चों का कितना आया जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ भाई। सभी का आंसर 40 डिग्री आ रहा है, लॉक कर दिया जाए भाई, बताओ जल्दी। 40 डिग्री को लॉक कर दें, बोल दो यस सर कर दो। और वीडियो अच्छी लग रही है ना भाई, कोई दिक्कत परेशानी प्रॉब्लम समस्या तो नहीं है बेटा। मेहनत करो बच्चों, बस इतना ही बोलूंगा। टाइम बहुत कम बचा है और ये टाइम दोबारा से लौट के भी नहीं आएगा, इस चीज को भी आप लोग याद रखना, ठीक है। हाँ 40 डिग्री 40 डिग्री, ठीक है भाई, सभी का 40 डिग्री आ रहा है, चलो अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि प्रिज्म कोण तथा न्यूनतम विचलन कोण प्रत्येक A हो तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक कितना होगा। बताइए भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। जिन बच्चों ने हमारी ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल्स की क्लास देखी है वो बच्चे इसका आंसर भाई तुरंत दे देंगे, मुझे इतना पता है। जल्दी से बताओ भाई, सामने क्वेश्चन स्क्रीन पर लगा है, सॉल्व करो, आंसर बताओ कितना आने वाला है। आज लाइक्स का टारगेट बेटा 600 प्लस है, तो सभी सुंदर से प्यारे से बच्चे कर दिया करो यार, कंजूसी मत किया करो। लाइव में इतने लाइक होने चाहिए कम से कम। आज संख्या कल से भी कम है, कल जो महातांडव था, अब ऐसा लग रहा है कि आप आधे घंटे 1 घंटे वाली वीडियो से ही संतुष्ट रहोगे, कल से वही करेंगे भाई, ठीक है। आप महातांडव नहीं चाहते हो, आप नहीं चाहते हो कि आपके बोर्ड में 90 प्लस या 95 प्लस आए, मुझे ऐसा प्रतीत होता है भाई आप लोगों को देखकर।
चलिए कोई बात नहीं है, कल से वही कर देंगे भाई। चलिए कुछ बच्चों का आंसर आ रहा है और कुछ को दिक्कत है भाई। चलिए कोई बात नहीं है, समझ लो कैसे करना है। देखो इसमें कह रहा है कि जो न्यूनतम विचलन कोण है और जो प्रिज्म कोण है वो दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। एन हमें निकालना है, तो एन बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 बटे साइन ए बाई 2। सभी ने पढ़ रखा है। साइन ए कितना दे रखा बच्चों, प्रिज्म कोण और भाई एक दूसरे के इक्वल है, तो ए प्लस ए अपॉन 2 बटे साइन ए बाई 2। तो ये क्या हो गया 2a, तो साइन 2a अपॉन 2 बटे साइन a बाई 2। 2 से 2 कैंसिल, क्या रहेगा यहाँ पर साइन a बटे साइन a बाई 2। अब यहां पर साइन a का फॉर्मूला आई थिंक देखो साइन 2a का पढ़ रखा है, 2 साइन a इंटू कॉस a। सेम यहां पर आप साइन a का फॉर्मूला बना दोगे भाई। क्या बनाओगे बच्चा साइन a का फॉर्मूला, कमेंट करो जल्दी से। 2 साइन a बाई 2 इंटू कॉस a बाई 2 बटे साइन a बाई 2। साइन a बाई 2 से साइन a बाई 2 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, और n बराबर हमारा 2 cos a बाई 2 निकल के आ रहा है। इसका मतलब हमारा बी ऑप्शन एकदम सही होगा। तो जिन बच्चों ने भी इसका आंसर बी बताया है उनका आंसर एकदम सही है। ओके बच्चों, बी वाले जितने भी हैं सबका आंसर सही है भाई। बी 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 भानु सारस्वत लग नहीं रहा भाई भानु सारस्वत। अब क्या करें, देखो आपके लिए मैं तो मेहनत करने के लिए रेडी हूं, लेकिन आप लोग मेहनत करवाने के लिए रेडी नहीं हो रहे। बताओ, पेड स्टूडेंट ही हमारे लगभग 1000 के समथिंग होंगे। अगर वही उसमें से अगर 30% भी आ जाएं तो 300 बच्चे होते हैं। 300 पर मेरा मन कर जाएगा कि हाँ भाई 4-5 घंटे पढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं। रेगुलर बेसिस पे 3-4 घंटे मैं आपके लिए प्रोवाइड कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, अभी पढ़ो पहले, वो बाद में डिस्कशन होगा भाई। चलो भाई, ये क्या कह रहा है, प्रिज्म के अल्पतम विचलन कोण का जो मान है वो निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है। देखो डेल्टा एम बराबर आपने फॉर्मूला पढ़ा है बेटा n-1a। इसको देखने पर आपको क्या लग रहा है कि अल्पतम विचलन कोण का मान प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक और प्रिज्म कोण पर निर्भर करता है। यहां पर यही सही है, प्रिज्म कोण और अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। फॉर्मूला देख लो भाई, इसके आधार पर मैंने बोला है। ठीक है भाई, डेल्टा एम बराबर n-1a है। तो जो अल्पतम विचलन कोण है वो प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक और प्रिज्म कोण पर निर्भर करता है। ठीक है बच्चों, याद रखोगे। रीजन के साथ हर चीज को बेटा समझने की कोशिश करो और हर चीज को रटो मत। मैं विद रीजन आपको सारी चीजें बता रहा हूं जिससे कि आपको कोई दिक्कत परेशानी प्रॉब्लम समस्या ना हो। ओके, चलिए, आप लोग उनसे खुश रहते हो भाई आज मुझे जिंदा जला देना, अगर ये नहीं आया तो मैं मर जाऊंगा, फांसी लगा लूंगा, सूली पर चढ़ जाऊंगा। उन पर क्लिक करोगे आप लोग मुझे पता है, और उनके चक्कर में आप पागल भी हो जाओगे भाई। अभी देखना कुछ टाइम बाद इतने सारे चैनल निकल के आ जाएंगे नए नए, जिनको भाई आपने पहले कभी देखा नहीं होगा, वो आपको पढ़ाने लग जाएंगे, आप पढ़ने लग जाओगे। हाँ, ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे, यही आने वाले हैं भाई। बेटा अगर इतने ही ज्ञानी वो होते तो फेस टू फेस पढ़ा रहे होते। ठीक है, ऐसे बढ़ाना और वैसे बढ़ाना जमीन आसमान का फर्क होता है। चलिए, एक पतले प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन कोण निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है। पतले प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन कोण, देखो प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक पर करेगा भाई विचलन कोण का मान। ठीक है, प्रिज्म के कोण पर भी करता है, माध्यम जिसमें रखा है उस पर भी करेगा, लेकिन किस कोण पर हम डाल रहे हैं भाई, जो आपतित किरण है किस कोण पर डाली जा रही है उस पर डिपेंड नहीं करता है, तो आपतन कोण पर निर्भर नहीं करेगा। पतले प्रिज्म द्वारा जो भी विचलन कोण उत्पन्न होगा वो आपतन कोण पर डिपेंड नहीं करेगा, आपतन कोण पर निर्भर नहीं करता है। बस इस चीज को याद रखना भाई। ठीक है बच्चों, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है, आकाश का रंग नीला क्यों होता है। सबको पता भाई, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से या प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का जो रंग है बच्चों कैसा होता है, नीला होता है। ठीक है भाई, ठीक है ना। एम के सर भाई, आकाश मिश्रा इतने ग्रेट होते तो हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो सारे सब्जेक्ट एक ही टीचर पढ़ाएगा भाई। इतने ज्ञानी पंडित नहीं है वो। ठीक है, एक टॉपिक तुम भी तैयार कर लोगे ना, उस टॉपिक को तुम भी सेटिस्फाई कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगा लो। अगर आप सिंगल हो ना, आपको केवल पता है कि मुझे बस यही टॉपिक बच्चों को डिफाइन करना है, तो उसे रटकर आसानी से समझा सकते हो।
इधर उधर की कोई चीज पूछना लाइव क्लास में, ठीक है, तब पता चलेगा भाई। चलिए इसको नोट कर लो भाई सभी बच्चे, कर दिया। चलिए नेक्स्ट, उदय मतलब जब प्रकाश मतलब सूर्य निकलता है, और अस्त होते समय सूर्य का जो ताम्र वर्ण है वो दिखना संबंधित, मतलब कैसे रंग का दिखता है, अगर आप देखोगे तो एकदम लगभग रेड कलर का होता है जब वो निकलता है तो, ठीक है। तो यहां पर किसकी वजह से होता है, प्रकीर्णन की वजह से, ठीक है, किसकी वजह से होता है, प्रकीर्णन की वजह से होता है। ओके बच्चों, ये भी क्वेश्चन बेटा आता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट, इसको बताइए भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सभी ने पढ़ भी रखा होगा, सभी जल्दी से कमेंट करो। स्वस्थ नेत्र के लिए, आंख के लिए दूर बिंदु कहां पर होता है और निकट बिंदु कहां होता है, ये भी आप लोग बता देना, ठीक है भाई। दूर बिंदु और निकट बिंदु, आकाश मिश्रा बेटा पहली चीज तो वो जो टीचर है वो बंदा है वो रिकॉर्डेड प्रोवाइड करता है, नॉट लाइव, देख लेना। एम के सर मेरे को नहीं पता, मैं चलो टीम से बोल के कुंडली निकलवा लूंगा, बट मुझे पता वो ज्ञानी पंडित एक ही सारे सब्जेक्ट को पढ़ाते होंगे, उन्हीं में से कोई होगा, ठीक है भाई। चलिए, तो स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु कहां पर होता है, अनंत पर होता है, ये मैं बता चुका हूं। और निकट बिंदु कहां पर होता है, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर। कितनी दूरी पर होता है, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होता है निकट बिंदु। दूर बिंदु कहां पर होता है बच्चों, अनंत पर होता है। सबने पढ़ रखा भाई, उम्मीद करता हूं सभी ने पढ़ा होगा, जितने बच्चे हमारे लाइव हैं सभी ने पढ़ा है ना बच्चों, निकट बिंदु दूर बिंदु। चलिए ज्यादातर बच्चे कह रहे हैं यस सर। अब देखो जो हमारा नेत्र लेंस होता है ना, उसकी प्रकृति कैसी होती है, अभिसारी। अभिसारी का मतलब जानते हो, उत्तल लेंस। अभिसारी का मतलब उत्तल लेंस, और अपसारी का मतलब अवतल लेंस। ओके, रेटिना पर, हाँ प्रतिबिंब रेटिना पर बनते हैं, बट दूर बिंदु कहां पर होता है, अनंत पर। निकट बिंदु कहां पर होता है, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर। बस ये चीजें आप लोगों को याद रखनी है। आते हैं बेटा ये क्वेश्चन सारे के सारे जितने भी मैं आपको करा रहा हूं ऑप्टिक्स में। चलिए नेक्स्ट, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए प्रयुक्त किया जाता है अवतल लेंस। जैसे मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ा रखा है, नाडू। नाडू में एन का मतलब होता है निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, और ए का मतलब यहां पर है अवतल लेंस। ए का मतलब यहां पर क्या है बच्चों, अवतल लेंस। डी का मतलब क्या है, दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। और यू का मतलब यहां पर क्या है, उत्तल लेंस। यू का मतलब यहां पर क्या है बच्चों, उत्तल लेंस, ठीक है। देखो जैसे ही ऑप्टिक्स के हमारे ये न्यूमेरिक ऑब्जेक्टिव खत्म होंगे बेटा, इसके जस्ट बाद मॉडर्न फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स हैं भाई। किसके, मॉडर्न फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स कराने वाला हूं भाई। तो सेशन को स्किप करके छोड़ के मत जाना, नहीं तो फिर आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होने वाला भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वही आ गया, दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति अपने चश्मे में यूज करेगा उसको दूर करने के लिए उत्तल लेंस। क्या यूज करेगा, उत्तल लेंस, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट, एक व्यक्ति प्लस 2D क्षमता का चश्मा प्रयोग करता है। देखो प्लस आ गया, प्लस का मतलब क्या है, उसकी फोकस दूरी प्लस है, उसकी लेंस की क्षमता प्लस है। इसका मतलब क्या है भाई, वो अपने चश्मे में उत्तल लेंस यूज कर रहा होगा, क्योंकि उत्तल लेंस की क्षमता पॉजिटिव होती है। उत्तल लेंस की क्षमता पॉजिटिव होती है। उत्तल लेंस कब यूज करते हैं, जब व्यक्ति की आंखों में दूर दृष्टि दोष होता है, जब व्यक्ति की आंखों में दूर दृष्टि दोष होता है। ओके, ठीक है भाई, क्लियर। चलिए नोट कर लो भाई सभी बच्चे इन क्वेश्चंस को, ठीक है। तो दूर दृष्टि दोष इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर व्यक्ति की आंखों में दूर दृष्टि दोष है भाई, तो इसके कारण प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, और व्यक्ति की आंखों में अगर निकट दृष्टि दोष है तो प्रतिबिंब रेटिना के पहले बन जाता है। जो प्रतिबिंब बनते हैं वो नेत्र रेटिना पर बनते हैं भाई। कहां पर बनते हैं, रेटिना पर बनते हैं। और अगर व्यक्ति की आंखों में दूर दृष्टि दोष हो जाए तो प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनेगा, जिसकी वजह से वस्तु दिखाई नहीं देती है। और अगर निकट दृष्टि दोष है तो रेटिना से पहले बन जाता है। तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा बच्चों, रेटिना के पीछे। और यहीं पर वो कह देता कि निकट दृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है। तो निकट दृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बच्चों कहां पर बनेगा, जल्दी से बताओ कहां पर बनेगा बच्चा, रेटिना से पहले, रेटिना के पहले ही बन जाता है। इस वजह से हमें या फिर जिस व्यक्ति की आंखों में दोष हैं उनको वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं निकट दृष्टि दोष या फिर दूर दृष्टि दोष होने पर। ओके बच्चों, ठीक है भाई, क्लियर यहां तक सारी चीजें।
आज देखो 200 प्लस बच्चे लाइव नहीं पहुंचे सेशन में, देख रहे हो। मैं ऐप के नहीं लगा रहा हूँ, ऐप में जितने बच्चे लाइव हूँ मैं ओनली वाईटी की बात कर रहा हूँ भाई, ठीक है। चलिए नोट कर लो भाई सभी बच्चे इन सारे क्वेश्चंस को बेटा। नेक्स्ट है दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का निकट बिंदु स्थित होगा 25 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर। दूर दृष्टि दोष है तो उसको दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं लेकिन पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। ऐसे दोष वाले व्यक्ति को भाई वो व्यक्ति क्या कहलाएगा, ये दूर दृष्टि दोष से पीड़ित है। तो अगर व्यक्ति की आंखों में दूर दृष्टि दोष है तो उसे दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं लेकिन पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। निकट दृष्टि दोष है, निकट की वस्तुएं दिखाई देंगी लेकिन एक निश्चित दूरी से आगे की वस्तुओं को वो स्पष्ट नहीं देख पाता है। ठीक है भाई, याद रखोगे। यहां तक सारे क्वेश्चंस को बेटा आपको तैयार करना है, इनको भूलना नहीं है, ठीक है। एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है पेपर में। नेक्स्ट है सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी भाई 25 सेंटीमीटर होती है। चिल्ला चिल्ला के मैं आपको बता चुका हूं, चिल्ला चिल्ला के मैंने आपको बता रखा है, तो इसका आंसर है 25 सेंटीमीटर। सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है वो हमारी 25 सेंटीमीटर होती है बच्चों। चलिए नेक्स्ट, जब सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ा दी जाती है तो भाई इसकी आवर्धन क्षमता कम हो जाएगी भाई, ठीक है। उसकी आवर्धन क्षमता पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, आवर्धन क्षमता कम हो जाती है। क्या हो जाती है बच्चा, आवर्धन क्षमता कम हो जाती है। नेक्स्ट एक छोटा सा प्यारा सा न्यूमेरिकल है भाई, करिए इसको सभी बच्चे। एक खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता है 10 एम, नेत्रिका की फोकस दूरी है 20 सेंटीमीटर, FE कितनी है 20 सेंटीमीटर। अभिदृश्यक की फोकस दूरी FO हमसे पूछ रहा है। देखो अंतिम प्रतिबिंब अगर अनंत पर बन रहा है, कहां पर बन रहा है बच्चों, अनंत पर बन रहा है, तो मैंने आपको एक फॉर्मूला पढ़ा रखा है, M बराबर FO अपॉन FE। क्या निकालना है आपको, FO, तो FO बराबर M इंटू FE। M कितना दे रखा है आप लोगों को 10 और FE कितना दे रखा है 20, दोनों का मल्टीपल करोगे भाई 200 सेंटीमीटर हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो FO हमारे पास कितना आया 200 सेंटीमीटर भाई। आ गया सभी का, जल्दी से बताओ भाई। बेटा सानिया मलिक ये HD क्वालिटी में वीडियोस जा रही हैं भाई, ठीक है, HD में चल रहा है बेटा ये, फिर भी आपको नहीं दिख रहा है ना, तो उसका मतलब चश्मा लगा लो, आपकी आंखों में कोई दोष हो गया भाई, ठीक है। डॉक्टर के पास चले जाना कल, तो आपको डॉक्टर बता देगा भाई आपकी आंखों में क्या दोष हो गया है, ठीक है। क्योंकि भाई HD क्वालिटी आपको नहीं दिख रही है तो फिर क्या दिखेगा ये बताओ बस। चलिए नेक्स्ट, एक खगोलीय दूरदर्शी की अभिदृश्यक तथा नेत्रिका की फोकस दूरी क्रमशः 100 तथा 10 सेंटीमीटर है। जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो इस लेंस की आवर्धन क्षमता भाई M बराबर वही FO अपॉन FE आप यहां पर यूज करोगे बेटा। FO आपको कितना दे रखा 100 और FE कितना दे रखा 10, कितना आ जाएगा M यहां पर निकल के आपका 10, ठीक है बच्चों। फॉर्मूला देखो याद होना चाहिए, आप किसी भी टाइप के न्यूमेरिकल को निकाल सकते हो, बस आपका फॉर्मूला क्लियर है तो। कौन किसी से बात कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अंचल जायसवाल। बेटा अंचल तुम पढ़ाई पे फोकस करो, जो बच्चा बात करेगा उसको मॉडरेटर ब्लॉक कर देंगे, उसकी टेंशन तुम मत लो, ठीक है। जो भी बच्चा फालतू कमेंट करेगा उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा, उसकी टेंशन आप मत लो, आप केवल पढ़ाई पर फोकस करो, ये जरूरी है तुम्हारे लिए, ठीक है बच्चों। चलिए तो यहां तक हमारे लगभग 40 से 45 लगभग एक देख लेना 40 प्लस हमने ऑब्जेक्टिव डिस्कस किए हैं, किसके भाई, रे ऑप्टिक्स के, किसके, रे ऑप्टिक्स के, किरण प्रकाशिकी के, चैप्टर नंबर 9 के। अब हम डिस्कस करेंगे वेव ऑप्टिक्स के, इसके ज्यादा नहीं मैंने उठाए हैं ऑब्जेक्टिव, 15 से 20 ही ऑब्जेक्टिव भाई आपको यहां पर देखने को मिलेंगे, बिकॉज इसके ऑब्जेक्टिव थोड़े कम आते हैं। रेडी हो बेटा, रेडी हो, जल्दी से बताओ, स्टार्ट करें। लाइक शेयर बहुत कम है भाई, जल्दी से कर दो, लाइक शेयर कर दिया करो, चलो प्यार से बोल रहा हूं, कर दो, ठीक है। चलिए यहां पर एक प्यारा सा न्यूमेरिकल है बेटा, निर्वात में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, ये तो मैंने अभी आपको कुछ देर पहले पढ़ा रखे हैं। निर्वात में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य मतलब लैम्डा, जल का अपवर्तनांक n और जल में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, तो लैम्डा W बराबर लैम्डा अपॉन n, आई थिंक कर लोगे सभी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये भी मैं आपको करा चुका हूं आई थिंक रे ऑप्टिक्स में। ये C है, ये N है, V बराबर क्या होता है C अपॉन N, V बराबर क्या होता है C अपॉन N। चलिए नेक्स्ट, सारे भाई कैसे दोबारा से इंक्लूड कर दिए भाई हमारे पीपीटी में होते हैं। लैम्डा
एन लैम्डा डैश बराबर लैम्डा अपॉन एन। ओके बच्चों, ये 3 मैं करा चुका हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा जल्दी जल्दी बता दिया है। यहां पर कह रहा है 2 स्रोत हमारे कला संबद्ध हैं, कोहेरेंट हैं। यदि वे तरंगें उत्पन्न करती हैं तो वो भाई वो क्या होंगी, वो नियत कलांतर की होंगी। उनकी जो कलांतर उनमें कैसा रहेगा भाई, कांस्टेंट रहेगा, उनमें कोई भी चेंजेस नहीं रहने वाला है। ये हमारा इंटरफेरेंस से पूछा जाता है। देखो व्यतिकरण, इंटरफेरेंस, ठीक है भाई, जिसको हिंदी में कहते हैं व्यतिकरण। ओके चलिए नेक्स्ट, निम्न में कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है? प्रकाश तरंग विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं, रेडियो तरंगें भी हैं, एक्स किरणें भी हैं। ध्वनि तरंगें जो होती हैं भाई वो विद्युत चुम्बकीय तरंगें नहीं होती। विद्युत चुम्बकीय तरंगें वे तरंगें होती हैं जिनके संचरण के लिए हमें माध्यम की कोई भी आवश्यकता नहीं होती। अब भाई, अब मेरे को मान के चलो भाई कमरे में कोई बंदा बैठा हुआ है, उसको मेरी आवाज कब सुनाई देगी? वायु के द्वारा मेरी आवाज उसके पास जाएगी, तब वो बंदा मेरी आवाज को सुन पाएगा। तो यहां पर मीडियम का काम कौन कर रहा है? वायु। लेकिन एक चीज बताओ, सूर्य से पृथ्वी पर जो प्रकाश आता है उसको कौन लेकर आता है? भाई कोई लेकर आता है? नहीं आता, वो बिना किसी मीडियम के हमारी पृथ्वी पर आता है। तो कुछ तरंगें ऐसी होती हैं जिनके संचरण के लिए हमें माध्यम की कोई भी आवश्यकता नहीं होती। ऐसी तरंगों को विद्युत चुम्बकीय तरंगें या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहा जाता है। आपकी प्रकाश तरंगें हो गई, आपकी रेडियो तरंगें हो गई, आपकी एक्स किरणें हो गई, आपकी अवरक्त विकिरण हो गई, आपकी पराबैंगनी किरणें हो गई, आपकी अल्ट्रावायलेट रेज, पराबैंगनी विकिरण, ये सभी के सभी विद्युत चुम्बकीय तरंगों के ही एग्जाम्पल हैं। ठीक है भाई, आवाज स्लो है। डॉक्टर शिवानी गुप्ता थोड़ी आवाज बढ़ा लो भाई फोन की, ठीक है, आपको अच्छी सुनाई देगी। ओके, हमारी वैसे सर क्वेश्चन धुंधली दिखाई देती है। हाँ, ये कलर है ना थोड़ा धुंधला होगा बिकॉज ये ग्रीन कलर है। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा धुंधला दिख रहा होगा, मुझे पता है, बिकॉज ये ग्रीन कलर है। ओके, इसलिए ठीक है, ग्रीन कलर की वजह से थोड़ा धुंधला हो सकता है, आई कैन अंडरस्टैंड। चलिए भाई नेक्स्ट, इसमें कह रहा है, कर लोगे भाई इसे भी, लैम्डा एन लैम्डा डब्ल्यू बराबर लैम्डा अपॉन एन। ठीक है बच्चों, चलिए देखो, जिनमें टाइम वेस्ट नहीं करना मैं आपका वहां पर टाइम वेस्ट नहीं कर पाऊंगा। यदि व्यतिकरण करने वाली 2 तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात, ये न्यूमेरिकल बेटा मैंने आपको ऑप्टिक्स वाली मैराथन में कराया था, I1 अपॉन I2 आपको दे रखा है 16/9, और मैंने आपको बताया था कि तरंग की, प्रकाश तरंग की जो तीव्रता है वो आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। तो यहां से आप I1 अपॉन I2 बराबर A1 स्क्वायर बटे A2 स्क्वायर करोगे। ये है आपका 16/9 बराबर A1 अपॉन A2। इधर से अगर स्क्वायर हटाओगे तो इधर आपका अंडर रूट आ जाएगा। अंडर रूट से बाहर आप 16 को निकालोगे 4, 9 को निकालोगे 3। तो A1 और A2 के मान आपके पास निकल के आ चुके हैं। अब देखो, मैंने आपको एक फॉर्मूला और बताया था I मैक्स और I मिनिमम वाला। तो I मैक्स अपॉन I मिनिमम बराबर A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, और मैंने आपको बोला था कि अगर A1 का मान A2 से बड़ा है तो A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर करेंगे, और A2 का मान A1 से बड़ा है तो A2 माइनस A1 का होल स्क्वायर करेंगे। सभी को याद है भाई? यहां पर क्या किया जाएगा बच्चा? A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर, बिकॉज A1 का जो मान है वो 4 है, A2 का मान 3 है, तो A1 का मान A2 से ज्यादा है। ठीक है भाई, लगा दीजिए सारी वैल्यूज को। A1 कितना है? 4 प्लस 3 का स्क्वायर बटे 4 माइनस 3 का स्क्वायर। तो 4 और 3 7 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 49। 4 में से 3 गया, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो ये हमारा I मैक्स अपॉन I मिनिमम का रेशियो निकल के आ गया। तो इसका मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन सही है भाई? जल्दी से बताओ। बी ऑप्शन हमारा सही है, लॉक कर दिया जाए बेटा। चलिए, तो बी ऑप्शन वाले जितने भी हमारे सुंदर से प्यारे से बच्चे हैं उनका आंसर एकदम सही है। ओके, चलिए, महक त्यागी का आ गया। आयुष यादव, यस सर। अभी जी बेटा, इतना प्यार दिखाओगे तो ना मेरे दिल की धड़कन है थोड़ी तेज हो जाएंगी, थोड़ा कम प्यार दिखाओ, ठीक है। चलिए, यहां पर क्या कह रहा है, यहां पर समझने की कोशिश करना। A1 और A2 आपको दे रखे हैं। 2 प्रकाश तरंगों के समीकरण y1 बराबर ये रहा और y2 बराबर ये रहा। y बराबर a sin ओमेगा टी या a cos ओमेगा टी, और यहां पर दोनों का आप कंपैरिजन करोगे। क्या कह रहा है? इनके अध्यारोपण से
उत्पन्न परिणामी तरंग की जो न्यूनतम व अधिकतम तीव्रताओं में जो अनुपात है, जो रेशियो है, वो हमको फाइंड आउट करना है। अब इसको देखकर बहुत सारे बच्चे हमारे डर जाएंगे। भाई बताओ, डरोगे या नहीं डरोगे भाई, या कर लोगे? जल्दी से कमेंट करो भाई, इसको कर लोगे या फिर डर जाओगे? कोई भी बच्चा डरेगा नहीं भाई, आई एम हेयर, डोंट वरी। पहले आप लोग बताओ, इसको कर सकते हो या फिर नहीं? ये चैप्टर इंटरेस्टेड है भाई थोड़ा सा ऑप्टिक्स वाला? कमेंट करें सभी बच्चे। कर सकते हो तो बताओ, नहीं कर सकते हो तो बताओ भाई, ठीक है? यस सर, नो सर, चलिए कुछ नहीं है भाई। y1 बराबर, जैसे आपको 8 cos ओमेगा टी सबको दिख रहा है, दिख रहा है भाई। उसके बाद आपको एंगल भी दिख रहा होगा सामने, कुछ ना कुछ दे रखा है। तो आप कुछ मत करो यार, इनका कंपैरिजन करा दो। जैसे y1 बराबर है आपका 8 cos ओमेगा टी, तो यहाँ पर y1 बराबर आप कर दीजिए a1 cos ओमेगा टी, और y2 बराबर है आपका क्या, 6 cos ओमेगा टी प्लस थीटा, वहाँ पर थोड़ा सी एंगल ज़्यादा है, तो इसका कंपेरिजन y2 बराबर a2 cos ओमेगा टी प्लस थीटा से करा दीजिए। देखो हमें किसी से मतलब नहीं, हमें आयामों से मतलब है, बस आयामों से मतलब है। a1 और a2 से मतलब है, a1 आपके पास 8 निकल के आ गया, a2 आपके पास 6 निकल के आ गया भाई। कितना आ गया, 8 और 6। यहाँ से हम a1 अपॉन a2 निकालेंगे भाई। a1 अपॉन a2 क्या होता है, a1 कितना है 8 बटे 6, 2 से काट दीजिए 4 बटे 3। a1 अपॉन a2 आपके पास 4 बटे 3 निकल के आ चुका है। अब देखो ये क्या कह रहा है, न्यूनतम व अधिकतम तीव्रताओं में अनुपात, मतलब उल्टा पूछ रहा है। आई मिनिमम बटे, यही सवाल में बेटा समझना होता है, सवाल को सवाल के अकॉर्डिंग करो। तो आई मिनिमम, मैंने जैसा बोला भाई, अगर a1 का मान बड़ा है तो a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर बटे a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर। अब a1 आपके पास कितना है 4, तो 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर बटे 4 प्लस 3 का होल स्क्वायर। 4 में से 3 गया, कितना आ गया भाई 1 का स्क्वायर बटे 4 और 3 7 का स्क्वायर 49। तो हमारा आंसर कितना आ गया 1 बटे 49, ये 1:49। ए ऑप्शन एकदम सही है, विद रीजन विद लॉजिक मैंने आपको बता दिया। सवाल को पढ़ लो, आपके, अब क्या बोलूं भाई ठीक है, आप आसानी से सारे सवाल को कर पाओगे, बस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझ लो, रटो मत यार, उतने टिपिकल क्वेश्चंस नहीं है ये, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट, सोडियम प्रकाश में 2 तरंगदैर्घ्य मापी जाती है, यदि एक का मान ये हो तो दूसरी तरंगदैर्घ्य का मान हमसे पूछा है कि भाई दूसरी तरंगदैर्घ्य का मान कितना होगा, इसमें 6 ऐड कर दीजिए, बस सीधा सीधा, इसमें कुछ लंबा चौड़ा आपको नहीं करना है, ठीक है भाई। नेक्स्ट है, समान आयाम व समान तरंगदैर्घ्य की 2 प्रकाश तरंगें अध्यारोपित की जाती हैं। परिणामी तरंग का जो आयाम है अधिकतम होगा जब उनके बीच कलांतर कितना हो भाई 0 हो। अगर उनके बीच कलांतर 0 है तो उन परिणामी तरंग का जो आयाम है वो मैक्सिमम होगा। जल की सतह पर तेल की जो पतली परत है बिछी हुई है, सूर्य के प्रकाश में इस सतह पर सुंदर रंग दिखाई देने का कारण क्या होता है भाई, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, प्रकाश का व्यतिकरण होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, यंग के द्विध्रुवी प्रयोग में स्रोत श्वेत प्रकाश का है, एक छिद्र को लाल फिल्टर से ढक दिया जाए, इस अवस्था में क्या होगा भाई, हमें कोई भी व्यतिकरण फ्रिंजें वहां पर बनती हुई देखने को नहीं मिलेंगी, वहां पर दोनों ही रेखा छिद्रों से प्रकाश जाना चाहिए पर्दे पर, तभी हमें वहां पर व्यतिकरण प्रतिरूप देखने को मिलता है। किसी अवरोध की ओर से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है, विवर्तन, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। नेक्स्ट, एक अकेली स्लिट के विवर्तन में जिसकी चौड़ाई ई है तथा तरंगदैर्घ्य लैम्डा है, मुख्य उच्चिष्ट तथा प्रथम निम्निष्ट के बीच का जो कोण है थीटा कितना होता है बेटा, लैम्डा अपॉन ई। किसके लिए बात हो रही है, ये विवर्तन वाली कंडीशन में, ओके। चलिए नेक्स्ट, एक छोटा सा प्यारा सा न्यूमेरिकल है। 6500 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य के प्रकाश के लिए एक एकल झिर्री के कारण प्रथम विवर्तन निम्निष्ठ हमें 30 डिग्री पर प्राप्त होता है। झिर्री की चौड़ाई हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। कितने बच्चे हमारे इसको कर सकते हैं, मेरे को जल्दी से कमेंट करके बताएं भाई। सामने जो क्वेश्चन है इसको कितने बच्चे कर पाएंगे, जल्दी से बताओ भाई। कर सकते हो तो बता दो, नहीं तो कोई बात नहीं भाई, छोटे छोटे शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। कर लोगे, नहीं, अरे भाई कुछ नहीं है। देखो ई साइन थीटा बराबर होता है
ई साइन थीटा बराबर लैम्डा लिख दो या एम लैम्डा होता है, जितने निम्नलिखित होंगे उस हिसाब से हम इसको सॉल्व करते हैं। झिर्री की चौड़ाई ई हमको निकालनी है, तो लैम्डा बटे साइन थीटा। लैम्डा ये रहा आपका 6500 एंगस्ट्रॉम, तो 6500 एक एंगस्ट्रॉम में 10 की पावर माइनस के 10 मीटर होते हैं, बटे साइन थीटा की जगह 30 डिग्री हो जाएगा। 2 जीरो से 2 पावर कम, अगर पॉइंट में लगा दूं 6.5 कर दूं तो आपकी 3 पावर कम हो जाएंगे, तो 10 दी पावर माइनस 7। साइन 30 का मान 1/2 होता है, इसको आप ऊपर लेके चले जाइए, तो 6.5 इंटू 2 इंटू 10 दी पावर माइनस 7। इन दोनों का मल्टीपल करोगे आपका 13 आ जाएगा, गुणा 10 की पावर माइनस के 7 मीटर। अगर मैं एक मतलब पॉइंट लगा दूं 1 और 3 के बीच में, तो एक पावर आपकी कम हो जाएगी, तो E बराबर 1.3 इंटू 10 दी पावर माइनस के 6 मीटर, और 1 माइक्रोन में 10 की पावर माइनस के 6 मीटर होते हैं, तो मैं इसको 1.3 माइक्रोन लिख सकता हूं। तो E बराबर हमारा 1.3 माइक्रोन आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपलेस्ट न्यूमेरिकल आप इनको बोलोगे, ज़्यादा टिपिकल नहीं है, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, हर टाइप का न्यूमेरिकल आप कर पाओगे भाई। चलिए अब हम क्या डिस्कस करेंगे भाई, अब थोड़े से प्रिपेयर हो जाओ, रेडी हो जाओ। अभी हमने 2 चैप्टर्स के यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए, चैप्टर नंबर 9 के और चैप्टर नंबर 10 के। क्लियर है यहां तक सभी बच्चों को? समान गतिज ऊर्जा वाले विभिन्न कणों की दे ब्रोगली तरंगदैर्घ्य लैम्डा कण के द्रव्यमान पर निर्भर करते। देखो एक फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था, लैम्डा बराबर h/अंडर रूट के अंदर 2m के। अब m और लैम्डा में अगर मैं रिलेशन निकालूं भाई, अंडर रूट से m को बाहर निकालोगे तो h/m की पावर 1/2, और m को ऊपर लेके जाओगे तो भाई क्या हो जाएगा, लैम्डा प्रोपोर्शनल m की पावर माइनस 1/2। ठीक है, तो जो हमारी दी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य है वो कण के द्रव्यमान के कुछ इस प्रकार से रिलेशन को रिप्रेजेंट करती है। देखो रीजन के साथ हमको आंसर पता होना चाहिए भाई, विद रीजन अगर आपको आंसर पता है बेटा तो आप थोड़ी अच्छी कैटेगरी में माने जाओगे। रट्टा तो हर कोई मरवा देगा भाई, इसका आंसर देखो डी वाला, नोट करो सभी बच्चे, लाइक करो सभी, नोट करो, इस टाइप से भाई आपको चढ़ा देंगे, बट ऐसा नहीं होना चाहिए बेटा, विद रीजन। ये सही है, बट क्यों सही है वो मैंने आपको यहां पर एक्सप्लेन कर दिया। लैम्डा बराबर h/√के अंदर 2m के होता है, m को जब आप ऊपर लेके जाओगे तो m की पावर माइनस 1/2, ये लैम्डा और m में हमारा रिलेशन हो जाएगा भाई। चलिए नेक्स्ट, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के प्रयोग में आपतित प्रकाश की आवृत्ति अगर न्यू है और निरोधी विभव अगर v0 है के बीच अगर हम कोई ग्राफ खींचें तो इसकी जो ढलान है h/e होगी। h यहां पर प्लांक नेतांक है और e हमारे यहां पर इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, इसके लिए ग्राफ खींचना पड़ेगा, इसलिए ज्यादा लंबा चौड़ा मत लेके जाओ भाई इसे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ये भी सेम उसी टाइप का है h/e। ओके, अभी जो मैंने बताया ना सेम है ये दोनों। चलिए भाई, इसमें कह रहा है किसी धातु का जो कार्यफलन है वो hc/λ0 है, जैसे W बराबर आपने पढ़ रखा भाई hc/λ0। ठीक है भाई, पढ़ रखा सभी। इसके पृष्ठ पर लैम्डा तरंगदैर्घ्य का प्रकाश आपतित होता है। धातु में से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन अगर हमें कराना है तो भाई किसका मान बड़ा होना चाहिए, लैम्डा का या फिर λ0 का? आप सभी कमेंट करें कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होने वाला है। जल्दी से बताओ भाई, इनमें से किसका मान अधिक होना चाहिए? अगर पढ़ रखा है तो भाई अच्छी बात है। λ0 क्या है, दहली तरंगदैर्घ्य, तो वह अधिकतम तरंगदैर्घ्य जो किसी धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सके उसको हम दहली तरंगदैर्घ्य कहते हैं। तो ये क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए। तो λ0 का मान अगर लैम्डा से ज्यादा है तो हम वहां पर प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन देख सकते हैं, अर्थात वहां से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन हो पाएगा। तो लैम्डा इज लेस देन λ0। ठीक है भाई, ये आप लोगों को याद रखना है, भूलना नहीं है भाई। कोई भी क्वेश्चन ये भी टाइप का हो गया भाई, सिमिलर टाइप का है ये तो भाई। 2 क्वेश्चन कैसे ऐड कर दिए हैं भाई हमारे पीपीटी में, होता नहीं क्या दे रखे हैं ऐसे क्वेश्चंस? अच्छा दे रखे हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट, किसी धात्विक पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन तब उत्सर्जित होते हैं जबकि पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की आवृत्ति क्या हो भाई, दहली आवृत्ति से अधिक हो। दहली आवृत्ति क्या है, वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सके दहली आवृत्ति कहलाती है। तो अगर हम किसी धातु के पृष्ठ से
ये हमारे पास कोई धातु है, अगर इसके पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कराना चाहते हैं तो प्रकाश की जो आवृत्ति है वो देहली आवृत्ति से अधिक होनी चाहिए। अगर प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति से अधिक है तभी हम प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन की क्रिया को देख सकते हैं, क्योंकि आवृत्ति न्यूनतम होती है, तरंगदैर्घ्य अधिकतम होती है। ये छोटी छोटी बात बेटा आपको याद रखनी है, ठीक है भाई। चलिए नोट करते जाना सारे क्वेश्चंस को। नेक्स्ट है प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के लिए निरोधी विभव का जो मान है वो किस पर निर्भर करता है, तो आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर, और जो कैथोड है उसके पदार्थ पर निर्भर करता है। प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के लिए जो निरोधी विभव होता है ये आपतित प्रकाश की आवृत्ति और कैथोड के पदार्थ, इन दोनों पर निर्भर करता है भाई। नेक्स्ट एक छोटा सा प्यारा सा न्यूमेरिकल है, आई थिंक सभी बच्चे कर सकते हैं इसको। तो एक धातु के पृष्ठ पर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के फोटोन आपतित होते हैं, तब उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की जो अधिकतम गतिज ऊर्जा है वो हमारी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है भाई। निरोधी विभव हमको यहां पर फाइंड आउट करना है। देखो बच्चा निरोधी विभव सीधा सीधा इसी से फाइंड आउट हो जाएगा, जो हमारे पास अधिकतम गतिज ऊर्जा है। ई के बराबर क्या होता है, ई वी नोट। अगर हमें वी नोट चाहिए तो वी नोट बराबर क्या कर देंगे, ई के अपॉन ई। अब ई के आपको 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखे भाई, बट ई से ई कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्ट हम यहां पर 5 वोल्ट आंसर बता देंगे भाई। चाहो तो आप अपने लंबे प्रोसेस से कर सकते हो भाई, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में चेंज करो, फिर यहां पर इलेक्ट्रॉन का मान निकालो, तो एट द लास्ट जो हमारा वी नोट निकल के आएगा वो 5 वोल्ट ही निकल के आएगा, ठीक है बच्चों। आप लोग कर लेना, लंबा प्रोसेस अगर अपनाना चाहते हो तब भी हमारा यही आंसर आने वाला है जो मैंने आपको यहां पर बता रखा है। चलिए नेक्स्ट, आधुनिक मतानुसार प्रकाश की प्रकृति भाई कण एवं तरंग प्रकृति दोनों हैं। देखो आप सभी को पता है कि बहुत सारी घटनाएं ऐसी हैं जिनसे हमें यह पता चलता है कि प्रकाश में कण प्रकृति होती है, जैसे आपका कॉम्पटन प्रभाव है, प्रकाश विद्युत प्रभाव है, रमन प्रभाव है। जब हम ये सारी घटनाएं देखते हैं प्रकाश की तो हमको ऐसा लगता है कि प्रकाश एक कण की तरह बिहेव कर रहा है, लेकिन जब हम व्यतिकरण देखते हैं, जब हम विवर्तन देखते हैं, जब हम प्रकाश का ध्रुवण देखते हैं, जब इन घटनाओं को देखा जाता है तो हमें ऐसा लगता है कि प्रकाश में तरंग प्रकृति होती है। तो इन दो तरह की विचारधाराओं ने, जो साइंटिस्ट थे, जो वैज्ञानिक थे, उनको भी बड़ी असमंजस वाली स्थिति में डाल दिया था भाई कि प्रकाश को आखिर किस तरीके से माना जाए, प्रकाश को कण की तरह माना जाए या प्रकाश को तरंग की तरह माना जाए। तो सभी वैज्ञानिकों ने विचार विमर्श किया और एक निष्कर्ष पर निकले कि भाई प्रकाश में अगर दोनों तरह के गुण उपस्थित हैं तो प्रकाश कण और तरंग दोनों की तरह बिहेव कर सकता है, तो भाई दोनों ही स्थितियां सही हैं। तो इसी वजह से प्रकाश में कण प्रकृति भी होती है और प्रकाश में तरंग प्रकृति भी होती है, तो ये दोनों ही सही है भाई, कण एवं तरंग प्रकृति दोनों, ठीक है बच्चों। नोट कर लो सभी इसको जल्दी से। चलिए नेक्स्ट, किसी गतिमान कण से संबद्ध दे ब्रोगली तरंग की तरंगदैर्घ्य निर्भर नहीं करती है। देखो लैम्डा बराबर आपने क्या पढ़ रखा है, h अपॉन एम वी, या लैम्डा बराबर h अपॉन पी। तो भाई कण के द्रव्यमान पर करेगी, कण के वेग पर भी करती है, कण के संवेग पर भी करती है, लेकिन आवेश पर नहीं करती, बिकॉज हमें यहां पर आवेश का कोई भी चीज देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है बच्चों। तो द्रव्यमान पर भी करती है, वेग पर भी करती है, संवेग पर भी करती है, लेकिन आवेश पर निर्भर नहीं करती। दे ब्रोगली तरंगदैर्घ्य, आप फॉर्मूला देख सकते हो, इसके अकॉर्डिंग आप आंसर बता सकते हो। चलिए नेक्स्ट, फोटोन के गतिज द्रव्यमान का जो सूत्र है भाई वो क्या होता है, ये रहा भाई, ठीक है। फोटोन का विराम द्रव्यमान कितना होता है, कमेंट करके बताओ सभी बच्चे भाई, फोटोन का विराम द्रव्यमान कितना होता है। अगर किसी बच्चे को पता है तो मुझे कमेंट करके बताओ, अदरवाइज नो प्रॉब्लम। बताओ भाई, फोटोन का जो गतिज द्रव्यमान है वो तो हो गया h न्यू अपॉन सी स्क्वायर, न्यू वही प्रकाश की यहां लिखा हुआ है, न्यू फोटोन की आवृत्ति, h प्लांक नियतांक, c उसकी चाल है। अगर यहां पर गतिज ना होके अगर विराम द्रव्यमान वो दे दे तो जल्दी से बताओ फोटोन का विराम द्रव्यमान कितना होता है। जिनको पता है बेटा अच्छी बात है, जिनको नहीं पता, फोटोन का विराम द्रव्यमान 0 होता है। अगर ये क्वेश्चन आता है 0, अगर आपको ऑप्शन दे रखा है तो आप वहां पर 0 लगा के आना, पूरे नंबर मिल जाएंगे जितने नंबर का बेटा क्वेश्चन है, ठीक है। तो फोटोन का गतिज द्रव्यमान h न्यू अपॉन सी स्क्वायर होता है और फोटोन का जो विराम द्रव्यमान है वो हमारा 0 होता है। फोटोन का विराम द्रव्यमान बच्चों कितना होता है, 0, याद रखोगे भाई।
शून्य शून्य शून्य। चलिए जो बच्चे शून्य बता रहे हैं इसका मतलब बेटा थोड़ी बहुत तैयारी आप लोग कर रहे हो। चलो ये देखकर थोड़ा अच्छा लगा, ऐसे लगे रहो, मेहनत करते रहो। एग्जाम में यही मेहनत आपकी रंग लाने वाली है, पता है। जब आप 90+ लेके आओगे ना, आपके घर वाले पूछेंगे कहाँ से पढ़ा था बेटा, हमको तो तू पढ़ता हुआ दिखता नहीं था, फिर इतने नंबर कैसे आ गए। तो उनको बोलना कि हम स्मार्ट स्टडी क्लासेस से गुपचुप तरीके से तैयारी किया करते थे, इसलिए हमारे इतने नंबर। चलिए मैंने यहाँ पर क्वेश्चन दे भी दिया है। फोटोन का जो विराम द्रव्यमान है बच्चों वो शून्य होता है। चलिए नेक्स्ट, लैम्डा तरंगदैर्घ्य के फोटोन की ऊर्जा E बराबर एच न्यू होती है, न्यू बराबर C अपॉन लैम्डा होता है, तो HC अपॉन लैम्डा। चूंकि न्यू बराबर C अपॉन लैम्डा होता है तो इसका मतलब हमारा बी ऑप्शन एकदम सही है। ठीक है भाई, लैम्डा तरंगदैर्घ्य के फोटोन की जो ऊर्जा है वो कितनी होगी बच्चों, HC अपॉन लैम्डा। देखो आइंस्टीन का इसी में प्रकाश वैद्युत समीकरण आई थिंक आपने पढ़ा हो, पढ़ रखा भाई सभी ने। 12mv² मैक्स बराबर h न्यू माइनस न्यू नॉट, या फिर हम h c अपॉन लैम्डा माइनस c अपॉन लैम्डा नॉट, c को यहाँ से कॉमन ले लो, HC 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा नॉट। ये क्या है, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक नंबर में तो पूछ लिया जाता है, बट डेरिवेशन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई इस साल के लिए। ये डेरिवेशन आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना, मैं करा चुका हूँ, बट जब डेरिवेशन की सीरीज में आपको दोबारा से करा दूंगा, टेंशन मत लेना, इसको अच्छे तरीके से घोल के पी लेना बेटा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, फिर से बता रहा हूं, बाद में मत कहना सर हमको नहीं पता था। द्रव्य तरंग की तरंगदैर्घ्य निर्भर नहीं करती है, तो वो आवेश पर निर्भर नहीं करती है, संवेग पर करती है, वेग पर, द्रव्यमान पर, जैसा मैंने अभी आपको बताया था। लैम्डा बराबर h अपॉन mv या लैम्डा बराबर h अपॉन p। द्रव्यमान, वेग, संवेग सब पर करेगी, लेकिन आवेश पर निर्भर नहीं करती। निम्न कण एक ही वेग से गतिमान है, अधिकतम दे ब्रोगली तरंगदैर्घ्य वाला कण कौन सा होगा भाई, जिसका द्रव्यमान सबसे कम उसकी तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा। लैम्डा बराबर, या लैम्डा और m में क्या रिलेशन, लैम्डा प्रोपोर्शनल 1 अपॉन m, तो जो कण जितना हल्का उसकी तरंगदैर्घ्य उतनी ही ज्यादा। बीटा कण इलेक्ट्रॉन सबसे कम द्रव्यमान वाला यही कण है, सबको पता होगा भाई, इन सब का द्रव्यमान ज्यादा होता है बीटा कण इलेक्ट्रॉन से, तो सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य वाला जो कण है वो कौन सा है, हमारा बीटा कण। क्यों है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा हल्का है, हल्का होने की वजह से इसकी तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होगी। ठीक है भाई, याद रखोगे। तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि निम्न कण एक ही वेग से गतिमान है, तो अधिकतम दे ब्रोगली तरंगदैर्घ्य वाला कण कौन सा है, तो अधिकतम दे ब्रोगली तरंगदैर्घ्य वाला कण बेटा कौन सा है, बीटा कण इलेक्ट्रॉन। क्यों है, क्योंकि जो कण जितना हल्का होगा उसकी तरंगदैर्घ्य उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है भाई, याद रखना सभी बच्चे बेटा, भूलना मत। सर जी खाना खाने चले गए थे रितु देवी, कोई बात नहीं, जल्दी से लाइक कर दो जो बच्चे अभी तक हमारे सुंदर से प्यारे से लाइक नहीं किए हैं। ठीक है भाई, थोड़ा सा और शेयर कर दो भाई, थोड़े से बच्चे और आ जाएं, अच्छा लगेगा। चलिए नेक्स्ट, ये कह रहा है यदि किसी कण का संवेग दोगुना कर दिया जाए और तो इसकी दे ब्रोगली तरंगदैर्घ्य कितनी हो जाएगी। देखो समझना, लैम्डा बराबर आपका क्या है, h अपॉन p। पहला इक्वेशन आप ये बना दीजिए, लैम्डा डैश बराबर h, संवेग कर रहे हैं दोगुना 2p, इक्वेशन नंबर 2। दोनों को डिवाइड करिए अब, लैम्डा अपॉन लैम्डा डैश बराबर h अपॉन p बटे h अपॉन 2p। h से h कैंसिल, p से p कैंसिल, 2 आपका सबसे ऊपर आ जाएगा, तो लैम्डा अपॉन लैम्डा डैश बराबर 2। निकालना क्या भाई आपको, लैम्डा डैश का मान 2 लैम्डा डैश बराबर लैम्डा, तो लैम्डा डैश बराबर कितना है बच्चों, लैम्डा अपॉन 2। तो इसका मतलब तरंगदैर्घ्य कितनी रह जाएगी, आधी। रीजन के साथ मैं आपको बता रहा हूं, अब मैं डायरेक्ट बता देता भाई आधी रह जाएगी, बट क्यों रह जाएगी, तो आप यहां पर देख सकते हो लैम्डा डैश का मान हमारा लैम्डा अपॉन 2 निकल के आया। हमने जो पढ़ रखा है उसी कॉन्सेप्ट को यूज कर रहे हैं बेटा, कोई नया कॉन्सेप्ट हम लोगों ने यहां पर यूज नहीं किया कि मैंने कोई नया फॉर्मूला बना दिया हो, मैं कोई ज्ञानी बन चुका हूं, ऐसा मैंने कुछ नहीं किया। जो हमने पढ़ रखा है उसी को हमने यहां पर अप्लाई किया है और हमारा आंसर निकल के बेटा यहां पर आ चुका है। कितना आया है, आधा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट देखिए, लैम्डा दे ब्रोगली तरंगदैर्घ्य वाले द्रव्य कण की गतिज ऊर्जा में 2 गुनी वृद्धि करने पर कण की दे ब्रोगली तरंगदैर्घ्य हो जाती है। देखो लैम्डा बराबर यहां पर हमारा h अपॉन अंडर रूट के अंदर 2m के,
ठीक है भाई, पढ़ रखा सभी ने, ओके कोई दिक्कत नहीं है। अगर रिलेशन निकालना चाहते हो तो वो बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, पहले समझने की कोशिश करो। h अपॉन अंडर रूट के अंदर मैं h व सब कुछ हटा दे रहा हूँ भाई, ठीक है। लैम्डा प्रोपोर्शनल 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर k, इतना मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ बस सीधा सीधा, ठीक है भाई। अगर आप यहाँ पर लैम्डा 1 इसको मान लो तो k1 हो गया। अब लैम्डा 2 बराबर 1 या लैम्डा 2 प्रोपोर्शनल 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर k2, दोनों से इक्वेशन बना लो। अब लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 बराबर अंडर रूट के अंदर k2 अपॉन k1। इतने तो समझदार हो, मैंने कैसे किया भैया। अब क्या कह रहा है, दे ब्रोगली तरंगदैर्घ्य वाले एक द्रव्य कण की गतिज ऊर्जा में दोगुनी वृद्धि करने पर कण की दे ब्रोगली तरंगदैर्घ्य कितनी हो जाती है। लैम्डा 1 को मैं यहां पर लैम्डा ही मान के चल रहा हूं भाई, आप इसको लैम्डा डैश मान सकते हो, आपका जो भी मन करता है। सेम मैं यहां पर इसको लैम्डा डैश कर दे रहा हूं, ठीक है, इसको मैं यहां पर लैम्डा मान रहा हूं, ठीक है भाई। क्लियर सबको। गतिज ऊर्जा दोगुनी कर रहा है, k2 का मतलब 2k है आपका और k1 का मतलब यहां पर k है आपका। लैम्डा अपॉन लैम्डा डैश है, k से k कैंसिल हो गया, तो लैम्डा अपॉन लैम्डा डैश बराबर अंडर रूट के अंदर 2, इसके नीचे 1 मानो, क्रॉस मल्टीपल कर दोगे तो लैम्डा डैश इंटू अंडर रूट 2 बराबर लैम्डा। लैम्डा डैश आपको निकालना है तो लैम्डा डैश बराबर लैम्डा अपॉन अंडर रूट 2। जरा देखिए ये ऑप्शन दे रखा है कहीं पर क्या, या ए ऑप्शन है। क्यों सही होगा मैं फिर से बोलूंगा बेटा, हमें विद रीजन पता होना चाहिए, हम तुक्का नहीं लगाएंगे भाई कि ये वाला सही। क्यों सही है भाई, रीजन जानो ना। लैम्डा बराबर h अपॉन अंडर रूट के अंदर 2m की होता है। लैम्डा और k1 में क्या रिलेशन हुआ वो हमने यहां पर फाइंड आउट किया। सेम हमने एक और इक्वेशन बनाया, लैम्डा डैश प्रोपोर्शनल 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर k2, लैम्डा अपॉन लैम्डा डैश ये निकल के आएगा, k2 और k1 जो भी हमें सवाल के अकॉर्डिंग दे रखा है वैसे करेंगे और फाइनल आंसर हमारा निकल के आ जाएगा। सभी का आ गया भाई, आ गया ना बच्चों। 17 का क्या सही है भाई, ए। क्यों सही है वो भी मैंने आपको बता दिया। चलिए ये थे भाई विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को ये तैयार होंगे। अपनी तरफ से भी आप और ऑब्जेक्टिव तैयार कर सकते हो, मैं मना नहीं करूंगा भाई, ठीक है बच्चों। अगर आपको लगता है कि सर हमें और ऑब्जेक्टिव तैयार करनी चाहिए तो कर सकते हो यार। यहां तक क्लियर है सबको? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम ना बोल दो, नो प्रॉब्लम। और जो बच्चे नए हैं बेटा चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लेना, ऑल पर क्लिक कर लेना, जिससे आगे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। ओके चलिए आगे बढ़े अब। चलिए तो अब डिस्कस करेंगे भाई परमाणु वाला जो चैप्टर है उसके ऑब्जेक्टिव, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन है, रदरफोर्ड के एल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में जिस बल के कारण एल्फा कण प्रकीर्णित होते हैं वह बल है कूलाम्य बल। भाई आप सभी को पता है ये हमारा न्यूक्लियस है, ये पूरा एटम है, एल्फा पार्टिकल्स इस पर डाले जा रहे हैं, एल्फा कण पर पॉजिटिव भाई चार्ज होता है। अब ये किसकी वजह से रिफ्लेक्ट हो रहे हैं भाई, ये प्लस है ये भी प्लस है, दोनों धनावेश हैं और धनावेश क्या करते हैं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ये कौन बताता है, कूलाम लॉ, कूलामीय बल, ठीक है भाई। F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो भाई वो कौन सा बल है जिसकी वजह से वो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं या फिर स्कैटर हो रहे हैं या फिर प्रकीर्णित हो रहे हैं बच्चों, पता चल गया सबको? चलिए नोट कर लो भाई सभी बच्चे इसको। सान्या मलिक क्लास कब तक चलेगा? जब तक आप लोग चाहोगे, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट है आपका हाइड्रोजन परमाणु के भूतल ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग। देखो बोर का परमाणु मॉडल आई थिंक आप लोगों ने गलती से पढ़ा हो भाई। MVR बराबर होता है NH/2 पाई।
NH/2 भूतल का मतलब पहली ऊर्जा स्तर की अगर मैं बात करूं तो n बराबर 1 हो गया, तो भाई H/2 हमारा सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। जो कोणीय संवेग है वो H/2 का पूर्ण गुणज होता है। ये बोर के परमाणु मॉडल में मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा है, बता रखा है। आई थिंक हमारे कुछ बच्चों को पता भी होगा, जिनको नहीं पता भाई कोई बात नहीं है, ठीक है भाई। बस यही लास्ट है भाई, इसको ही खत्म करेंगे क्योंकि आज आप सीरियस थोड़े कम लग रहे हो, ऐसा हमको लग रहा है। इसमें कह रहा है हाइड्रोजन परमाणु में बोहर की निम्नतम कक्षा की जो त्रिज्या है वो क्या है, R है। बोर की दूसरी कक्षा की जो त्रिज्या है वो कितनी होगी भाई? कोई बच्चा कमेंट करके बता सकता है भाई? है कुछ नहीं भाई, सीधा सीधा Rn बराबर, अगर पता है तो अच्छी बात है, n² R1 होता है। याद रखना इस फॉर्मूले को। किस कक्षा की वो बात कर रहा है, दूसरी कक्षा की, तो R2 लगा दोगे, n की जगह 2 लगाओगे, 2² हो जाएगा। R1 कितना दे रखा भाई आपको? R दे रखा है, 2 का स्क्वायर 4 हो गया R, तो ये दूसरी कक्षा की हमारी त्रिज्या निकल के आ जाएगी 4R। ठीक है बच्चों, तो 4R हमारा इसका सीधा सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट उसी टाइप से है। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की प्रथम कक्षा की त्रिज्या R1 दे रखी है, इसकी तीसरी कक्षा की त्रिज्या आपसे पूछ रहा है, तो R3 बराबर 3 का स्क्वायर इंटू 0.53, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 इंटू 0.53, तो 9 तिया 27 का 7, हाथ लगा 2, 9 पंजे 45 और 2 47, तो 4.77 एंगस्ट्रॉम हमारा आंसर आ गया भाई। इसका मतलब ए ऑप्शन हमारा एकदम सही है। कौन सा सही भाई इसमें से? ए ऑप्शन बच्चों एकदम सही है। चलिए, हाइड्रोजन परमाणु में त्रिज्या R की कक्षा में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? डेरिवेशन करा रखा भाई, सभी ने पढ़ रखा है इसको या नहीं पढ़ रखा? जल्दी से बताओ भाई, कमेंट करो, सभी ने पढ़ रखा है। काइनेटिक एनर्जी आपसे पूछी जा रही है, पढ़ा है तो जल्दी से बताओ कि सर हमने पढ़ रखा है और ये इसका आंसर है भाई। जल्दी से बताएं भाई, जिन बच्चों ने भी इसको पढ़ रखा है। जो नहीं पढ़े हैं वो भी कमेंट कर दें, सर हम नहीं पढ़े हैं बट सर पढ़ लेंगे। ठीक है भाई, जल्दी से बताओ, पढ़े हो या नहीं पढ़े हो भाई ये वाला? कमेंट करने में कंजूसी बहुत करते हो यार तुम लोग, क्या बात है? पैसा वैसा देना पड़ रहा भाई कमेंट का, ये बताओ। पैसा तो नहीं देते हो आप लोग कमेंट करने का? देने लग जाओगे तो पता नहीं तुम लोगों का क्या होगा। चलिए, कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं, अच्छी बात है भाई। ठीक है, चलो चलो भाई, जो बच्चे कमेंट कर रहे हैं अच्छी बात है। किसकी बात कर रहा है? हाइड्रोजन परमाणु में त्रिज्या R की कक्षा में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा पूछी है हमसे। इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है वो, अल्फा कण वाला नहीं है जो मैंने डेरिवेशन पढ़ा रखा, वो नहीं होगा, इसका ये वाला सही है भाई। ठीक है, अगर आप उस पर चले जाओगे तो ये वाला मैंने अभी आपको बताई दिया भाई, H/2 वाला, इसमें काहे को टाइम वेस्ट करना। चलिए ये वाला देखिए, हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम अवस्था में जो ऊर्जा है वो इतनी है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n बराबर 3 ऊर्जा स्तर में इसकी ऊर्जा कितनी होगी भाई? अब समझो, En बराबर होता है बच्चा हमारा -13.6 अपॉन n²। ठीक है भाई, -13.6, n कितना दे रखा आपको? 3, तो आप यहां पर क्या करोगे? 3 का स्क्वायर लगा लोगे, -13.6, 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। आप 9 से इसको डिवाइड करना भाई, कर लोगे सभी बच्चे, तो हमारा आंसर जो है ये वाला निकल के बच्चों आ जाएगा -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप लोग ट्राई करना, मेरे को बताना कि कितना आंसर आप लोगों का आया। -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर आने वाला है इसका। इसको देखिए भाई, हाइड्रोजन परमाणु की nवीं कक्षा में जो ऊर्जा है वो इतनी है। इलेक्ट्रॉन को प्रथम कक्षा से दूसरी कक्षा में भेजने के लिए आवश्यक ऊर्जा कितनी होगी? कहां से कहां भेजा जा रहा है भाई? प्रथम कक्षा से दूसरी कक्षा में उसको भेजा जा रहा है। देखो समझो, अगर पहली कक्षा में हम ऊर्जा निकालें भाई, तो En बराबर -13.6 अपॉन 1 का स्क्वायर करोगे, तो -13.6, 1 का स्क्वायर इतना ही आ गया। ठीक है, E1 आ गया आपका, निकल गया। E2 दूसरी कक्षा में ऊर्जा निकालिए, -13.6, 2 का स्क्वायर मतलब 4 आ गया। 4 से इसको काट लीजिए, -4 तिया 12
ठीक है, 16 4 चौके 16। अब डेल्टा ई अगर हमको निकालना है ना तो हम क्या करेंगे भाई, E2 में से E1 को यहाँ पर घटा देंगे। E2 कितना है -3.4 और E1 हमारे पास कितना है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 13.6। 6 में से 4 गया 2, 13 में से 3 गया 10, तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी ऊर्जा चाहिए अगर हम इलेक्ट्रॉन को पहली कक्षा से दूसरी कक्षा में भेजना चाहते हैं तो। विद रीजन बेटा आंसर जानो, रटो मत। चलिए भाई नेक्स्ट, हाइड्रोजन परमाणु की जो आयनन ऊर्जा है सभी बच्चे याद रखना 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। नेक्स्ट, हाइड्रोजन परमाणु की लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंगदैर्घ्य कितनी होगी। देखो लाइमन, बामर, पाशन, ब्रैकेट, फुंड, मैं सारी श्रेणियां जो बच्चे पेड हैं उनको पढ़ा चुका हूं बेटा। लाइमन श्रेणी क्या होती है, 1/λ बराबर r 1/1 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। प्रथम रेखा की बात करा तो n बराबर आप क्या लगाओगे यहां पर, यहां से एक बढ़कर यूज करते हैं। r कितना होता है 1.097 इंटू 10⁻⁷ 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर। इसको आप कैलकुलेट कर लोगे तो अब पहली रेखा की जो तरंगदैर्घ्य है ना वो आपकी यहां पर निकल के आ जाएगी लाइमन श्रेणी की। अगर बामर श्रेणी की कहेगा, पाशन की कहेगा, ब्रैकेट की कहेगा, फुंड की कहेगा, सभी के लिए मैं आपको सब कुछ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूं। सभी बच्चे कमेंट करके बताओ, जो बच्चे हमारे पेड हैं लाइमन, बामर, पाशन, ब्रैकेट, फुंड, सारी श्रेणियां बेटा तैयार हैं, आप लोगों को कैलकुलेट कर लेना, आंसर आ जाएगा आपका निकल के। चलिए भाई नेक्स्ट, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बामर श्रेणी विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के दृश्य भाग में होती है। लाइमन श्रेणी किस भाग में होती है, सबको कमेंट करना भाई, लाइमन श्रेणी किस भाग में हमें प्राप्त होती है। ठीक है भाई, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य क्षेत्र में पाई जाती है, तो बामर। अवरक्त भाग में लाइमन, बामर को छोड़कर तीनों श्रेणियां अवरक्त भाग में पाई जाती हैं। लाइमन, बामर, पाशन, ब्रैकेट, फुंड, तीनों श्रेणियां अवरक्त भाग में पाई जाती हैं भाई। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में पाशन श्रेणी कहां पर आती है, अवरक्त क्षेत्र में। ब्रैकेट, फुंड ये भी अवरक्त क्षेत्र में ही आती है भाई। 4 ऊर्जा स्तरों के बीच संक्रमण से उत्सर्जित स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या कितनी होगी भाई। किसकी बात कर रहा है, उत्सर्जित स्पेक्ट्रम, उत्सर्जित स्पेक्ट्रम, अब सुसर्ड नहीं है, उत्सर्जित वाला है। कितने हैं 4, 1 2 3 4। अब जो हमारा एटम है वो डायरेक्ट यहां से यहां आ सकता है, 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 डायरेक्ट यहां से यहां भी आ सकता है। तो कितने संक्रमण बने, 1 2 3 4 5 6। तो कितने संक्रमण हमें मिलेंगे भाई, स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या कितनी होगी, 6। क्यों होगी वो रीजन आप यहां पर देख सकते हो। यदि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन तृतीय कक्षा से द्वितीय कक्षा में उतरता है तो उत्सर्जित विकिरण की जो तरंगदैर्घ्य है वो कितनी होगी। कहां से कहां की बात कर रहा है बच्चों, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन तीसरी कक्षा से दूसरी कक्षा में प्रवेश कर रहा है। ठीक है भाई, तो आप क्या करोगे, तीसरी कक्षा में ऊर्जा निकालोगे भाई। किस कक्षा में, तीसरी कक्षा में ऊर्जा निकालोगे, फिर दूसरी कक्षा में ऊर्जा निकालोगे और फिर आप वहां से डेल्टा ई निकाल लोगे भाई। E3 निकालोगे ना, -13.6 अपॉन 3 का स्क्वायर, फिर E2 निकालोगे -13.6 अपॉन 2 का स्क्वायर, और डेल्टा ई हमारा क्या हो जाएगा, E3 माइनस E2। और लैम्डा अगर हमको निकालना है तो 12375 बटे डेल्टा ई, ये वाला फॉर्मूला लगा देना, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है भाई, करके देख लेना, आ जाए तो बेटर है, ना आए तो भाई वो भी मेरे को कमेंट कर देना। यहां पर आपको आर के पदों में दे रखा है। ठीक है भाई, पहले आप इसको ट्राई करना, आ जाए तो बेटर है। आर के पदों में आप कैसे फाइंड आउट करोगे भाई, आपका वही आर का वैल्यू कितना होता है, आर का वैल्यू होता है 1.097 इंटू 10⁻⁷। सबको पता है भाई, पता है ना बच्चों, सबने पढ़ रखा है तो भाई पता होगा। मुझे पता है कि आपने थोड़ा बहुत तो तैयारी किया होगा, नहीं किया है तो बेटा करना स्टार्ट कर दो, ऐसे काम नहीं चलने वाला है। ओके, ट्राई कर लेना।